हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिंपलर पर। तो आज हम लोग अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम बिहार स्पेशल का कंप्लीट डाल चुके हैं। कब से कब तक? तो अगस्त 2000, ध्यान से सुनिएगा, अगस्त 2022 से जनवरी नहीं, जो बिहार स्पेशल है वो कंप्लीट डाला जा चुका है। यानी कि जनवरी 2021 से, या तो आप ऑलराउंड ले लिए लगभग अप्रैल 2021 से लेकर अभी अगस्त 2021 तक 2022 तक ये कंप्लीट बिहार स्पेशल का डाला जा चुका है। उसके बाद लेटेस्ट करंट अफेयर हम डाले हैं, उसमें वीडियो डाला जा चुका है। लेटेस्ट करंट अफेयर का 3 वीडियो है, 4, 5 और 6 ये पार्ट है इसका। लेटेस्ट करंट अफेयर में आपका क्या आ जाता है यहाँ पर, आप ध्यान से देख लीजिए इसको। 2022 अगस्त से लेकर जनवरी तक 2022 ये लेटेस्ट करंट अफेयर है इसमें। ठीक है, लेटेस्ट करंट अफेयर के मैं इसको लिए हैं। हालांकि एक सेक्शन बना हुआ है ये केबीसी नैनो में। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आज बता रहे हैं ये नेशनल वाला, अब जो आएगा सेक्शन वाइज बिल्कुल आएगा नेशनल। यहाँ तक जो बताए हैं ये लेटेस्ट वाला में सब कुछ है, मतलब लेटेस्ट का नेशनल है, लेटेस्ट का इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, स्कीम्स, पर्सनालिटीज, जितने भी सेक्शन होते हैं वो सभी है इसमें। तो यदि आप ये जनवरी 2022 से आप अगस्त 2022 प्लस बिहार का जो हम कराए हैं, अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जो नेशनल आज करा रहे हैं इसमें जनवरी का भी कुछ न्यूज़ अभी है, तो ये वाला भी आपको देखना है। ये लिस्ट एटलीस्ट बताएं, लेकिन फिर भी एक सिक्योरिटी लेकर चलिए। 2021 का पूरा करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर प्लस अभी अगस्त तक कंप्लीट रखिए, जिससे कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना हो। दूसरी बात देखिए, अगर हम बात करें ये 1.5 साल का करंट अफेयर, हम ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 घंटे में अगर कंप्लीट हो जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम आपका 10 से 12 घंटा में ही कंप्लीट करने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वीडियो लंबी होगी क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है, तो वीडियो लंबी होगी। अब पूरा जब करेंगे तो लंबा होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि हाँ चलो कोई अपने मन से बोल दिया कि हाँ ये जो है इंपॉर्टेंट है और वो लेकर आ गए और हो गया, ऐसा नहीं है। एक तो इसमें पहले से ही बहुत कंसाइज है, उस पर भी हम अपना एक्सपीरियंस जोड़कर इसमें कंसाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो एटलीस्ट आप इसको वीडियो को देखिए आराम से, तो हमें लगता है कि जितना भी क्वेश्चन होगा आप उसको टैकल कर ले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो आएगा वो सेक्शन वाइज आएगा, और ये क्या है, जनवरी 2021 से दिसंबर जो 2021 तक का होगा। ठीक है, इसमें कुछ जनवरी 2022 का भी होगा, लेकिन मेनली ये जनवरी 2021 यानी पूरा 2021 का करंट अफेयर अब चलेगा। और ये नेशनल वाला होगा इसमें। फिर अब जो समय लगेगा ये नेशनल में ही लगेगा, फिर इंटरनेशनल, स्कीम्स, पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, आपका समिट्स वगैरह, ये सब बहुत कम है। ठीक है, इस समय ज़्यादा नहीं, इंडेक्सेस तो बहुत कम है। तो जो समय लगने वाला है ये नेशनल वाला में लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, नेशनल में सबसे पहला करंट अफेयर जो आता है, क्या आता है, लता मंगेशकर जो है, इनकी मृत्यु हो गई थी, लता मंगेशकर की। ठीक है, 92 की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसे कौन कौन सा टाइटल दिया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है इसे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कैसे बोला जाता है, तो लता मंगेशकर को बोला जाता है। उसके बाद क्वीन ऑफ मेलेडी बोला जाता है, वॉइस ऑफ द मिलेनियम बोला जाता है ना। तो 1, 2, 3 ये आपको इसका टाइटल याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, तो सितंबर 28, 1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये मराठी फैमिली में हुआ था, और मराठी फैमिली में मराठी और कोंकणी म्यूजिशियन थे, पंडित दीनानाथ मंगेशकर, इन्हीं के घर में इनका जन्म हुआ था। इनका जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है, हेमा। ठीक है, क्या नाम है, हेमा। जहां पर हम हाईलाइट किए बस वही इंपॉर्टेंट है। इनको कुछ अवार्ड्स मिले हैं, तो 2001 ईस्वी में इनको अवार्ड मिला था भारत रत्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था, तो 2001 ईस्वी में मिला था। ठीक है, 1999 ईस्वी में इसको मिला था पद्म विभूषण, याद रखिएगा, पद्म विभूषण मिला था 1901 में, 1999 में।
उसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था कब, 1989 में, और 1969 में पद्म भूषण मिला था इसको। क्या मिला था? पद्म भूषण। तो ये 1 2 3 4 अवार्ड आपको याद रखना है इनके बारे में। भारत रत्न 2001 में, ठीक है, भारत रत्न 2001 में, पद्म विभूषण 1999 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड 1989 में, और पद्म भूषण जो है वो 1969 में। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड 3 बार मिल चुका है, 1990, 1974 और 1972 में। ठीक है, 1990 में लेकिन के लिए मिला था, फिर कोरा कागज के लिए, फिर परिचय के लिए मिला है। ठीक है, तो 1990, 1974 और 1972 में इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। आप लोग ये याद रखिएगा, बाकी ये सब याद रखने का कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बात याद रखेगा कि लता मंगेशकर जो है इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी खिताब मिल चुका है, मतलब वहां पर नाम आ चुका है, इसका रिकॉर्ड हो चुका है 1974 में। क्या चीज के लिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स गाने के लिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स गाने के लिए इनको मिल चुका है अवार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द भीमसेन जोशी। अब ये भीमसेन जोशी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है, क्योंकि इनको भारत रत्न 2008 में मिल चुका है, इनको पद्म विभूषण मिल चुका है 1990, पद्म विभूषण इनको मिला है। पद्म विभूषण कब? 1999 में इसको पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1985 में, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप 1998 में इनको मिला है। ठीक है, कब? 1998 में इनको मिला है। तो आप लोग ये बात याद रखेगा यहाँ पर। अब ये थे कौन? भीमसेन जोशी। देखिए 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द पंडित भीमसेन जोशी वाज कब? 4 फरवरी 2022 को, यानी इसका 100वां जन्मदिन कब मनाया गया? 4 फरवरी 2022 को मनाया गया। ये फरवरी का न्यूज है। ठीक है, ये किस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के घराने से डिपेंड करते थे, मतलब आते थे ये? देखिए यहाँ पर म्यूजिक का घराना होता है, ठीक है, किराना घराना। जैसे ये किससे आते थे? ये किराना घराना से आते थे। ठीक है, किससे आते थे? किराना घराना से ये आते थे। और ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग से थे। किस टाइप का सिंगिंग गाते थे ये? किस टाइप का सिंगिंग करते थे? तो ख्याल फॉर्म का सिंगिंग करते थे और डिवोशनल म्यूजिक करते थे, यानी कि भक्तिमय वाला जो म्यूजिक होता है ये सब ज्यादा गाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि पंडित ये एनिवर्सरी ऑफ द भीमसेन जोशी का जो एनिवर्सरी है ये 100th नंबर का एनिवर्सरी 4 फरवरी 2022 को मनाया गया। ये किराना घराना से बिलोंग करते थे और हिंदुस्तानी म्यूजिक से बिलोंग तो करते ही थे। ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग ये करते थे, डिवोशनल म्यूजिक ज़्यादा गाते थे। पद्मश्री 1972 में मिला है, पद्म भूषण 1985 में, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप का जो है ये 1998 में मिला है, और पद्म भूषण 1999 में, और भारत रत्न 2008 में मिला है। तो एटलीस्ट इसका भारत रत्न आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत रत्न आपको इसका याद रखना है कि कब मिला है, तो 2008 में भारत रत्न मिला है, और पद्म विभूषण बस याद रख लीजिएगा। तो इतना सा अगर रखिएगा तो ये काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? पटना पांडु वाटर कनेक्टिविटी। ठीक है, पटना पांडु वाटर कनेक्टिविटी, ये गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट इसको बोला जा रहा है। मतलब अगर पटना पांडु वाटर कनेक्टिविटी को क्या बोला जा रहा है? गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहां पर पड़ता है? ये जो भारत का ये वाला रीजन है पूरा, ये क्या है? पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। ठीक है, क्या हो रहा है? ठीक है, ये भारत का क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, आप लोग याद रखेगा। तो देख लेते हैं क्या है। देखिए 5 फरवरी 2022 को, कब? 5 फरवरी 2000, कुछ बड़ी हो रहा है। चलिए 5 फरवरी 2022 को क्या हुआ? एमवी लाल बहादुर शास्त्री ये क्या है? एक मर्चेंट व्हीकल है। ठीक है, मर्चेंट वेसल है, यानी कि एक क्या है? ये शिप है जिसका नाम है एमवी लाल बहादुर शास्त्री। ये फूड ग्रेन्स लेकर कहां गया? तो बिहार पटना से गुवाहाटी गया। कहां गया? बिहार पटना से गुवाहाटी पहुंचा। गुवाहाटी में कहां पर? पांडु, एक जगह का नाम है गुवाहाटी में, पांडु, वहां पर गया। तो 5 फरवरी 2022 को, कब? 5 फरवरी 2022 को मर्चेंट वेसल जिसका नाम है एमवी लाल बहादुर शास्त्री, ये फूड ग्रेन्स को लिया और फूड ग्रेन्स को पटना से लेकर कहां पर गया? असम गया। असम में कहां पर? यानी गुवाहाटी गया। गुवाहाटी में कहां पर? पांडु में। ये 2350 किलोमीटर की पूरा यात्रा था। ठीक है, और नेशनल वाटरवे देख लीजिए यहाँ पर, ये रिवर गंगा, रिवर ब्रह्मपुत्र। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है आप लोगों के लिए कि अभी हाल फिलहाल में ही एक शिप जो है
पटना से कहाँ गई है, गुवाहाटी गई है। उस शिप का नाम क्या है, तो एमवी लाल बहादुर शास्त्री नाम है। तो उसमें क्या चीज लेकर गया था, तो फूड ग्रेन्स लेकर गया था। तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, ये पटना पांडु वाटर कनेक्टिविटी जो है इसको क्या बोला जा रहा है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वराजेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। स्वराजेबिलिटी यह क्या है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म है फॉर द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। देखते हैं क्या है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी हैदराबाद, ठीक है, आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया है स्वराजेबिलिटी का बीटा वर्जन। कौन सा वर्जन, स्वराजेबिलिटी का बीटा वर्जन जो है इसको लॉन्च किया गया है। ये क्या है, एक जॉब पोर्टल है। ठीक है, जॉब पोर्टल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्वचालित है। ये किस चीज के लिए खोला गया है, किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है, जो डिसेबल्ड पीपल हैं उसको क्या मिल सके, उसको बेहतर स्किल्स मिल सके और जो जॉब्स वो ढूंढना चाहते हैं वो जॉब उसको आसानी से मिल सके, इसलिए ये स्वराजेबिलिटी नाम का जो है प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझिए स्वराजेबिलिटी क्या है, एक जॉब पोर्टल है। जैसे कि आप मोबाइल पर कोई एप्लीकेशन जाते हैं, खोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको खाना मंगाना है, फूड मंगाना है, तो आप फूड मंगाने के लिए क्या करते हैं, आप स्विगी पर गए या जो भी आप यूज करते होंगे, आप वहां पर गए, फूड को ऑर्डर कर दिए, वो आ गया खाना लेकर आपके लिए। उसी प्रकार से स्वराजेबिलिटी एक जॉब पोर्टल है, वहां पर जाइए और जॉब को आप ढूंढ सकते हैं अपने लायक, जो आप स्किल जानते हैं उस अनुसार आप अपना जॉब ढूंढ सकते हैं। तो ये किसके लिए निकाला गया है, तो ये डिसेबिलिटीज के लिए है, डिसेबल्ड पर्सन के लिए है, क्योंकि उनको जॉब ढूंढने में काफी परेशानी होती है। तो वो इस ऐप पर जाएंगे और अपने स्किल के अनुसार ये जॉब वहां पर ढूंढ लेंगे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, यानी कि सीधा टेक्नोलॉजी से चलेगा। ठीक है, किसने बनाया है इसको, किसने तैयार किया है, किसने लॉन्च किया है, तो आईआईटी हैदराबाद ने किया है। किसने, आईआईटी हैदराबाद ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो बनाया गया है ये डेवलप्ड प्लेटफॉर्म इन एसोसिएशन किसके साथ मिलकर बनाया गया है, तो यूथ फॉर जॉब, इसके साथ वर्चुअल क्वेस्ट और द कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिलकर बनाया गया है इसको। तो कोटक महिंद्रा बैंक याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद ने कोटक महिंद्रा के साथ मिलकर एक स्वराजेबिलिटी का बीटा वर्जन चालू किया है। ये जॉब पोर्टल है स्वराजेबिलिटी का। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। गांधी मंदिरम स्मृति वनम, अब ये गांधी मंदिरम क्या है और स्मृति वनम क्या है, देखिए सॉरी देखिए सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट ने क्या किया है कि आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्रीकाकुलम, क्या है, आंध्र प्रदेश में एक जगह का नाम है श्रीकाकुलम, वहां पर महात्मा गांधी के लिए एक मंदिर बनवाया है। किसके लिए, महात्मा गांधी के लिए एक मंदिर बनवाया है और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए स्मृति वनम बनवाया गया है। ठीक है, स्मृति वनम। तो याद रखिएगा कि सोशल एक्टिविस्ट जो कि हैदराबाद में है, सॉरी हैदराबाद में नहीं, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में महात्मा गांधी का एक मंदिर बनवाया गया है उनके द्वारा, और दूसरी बात वहां पर फ्रीडम फाइटर्स के लिए स्मृति वनम बनवाया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी स्टैचू वहां पर अनवील हुआ है, कहां पर, उसी मंदिर में। ठीक है, और स्मृति वनम कहां पर, श्रीकाकुलम सिटी में। इतनी सी बात आपको यहां पर याद रखना है बस। एयर इंडिया हैंडेड ओवर द टाटा टू द टाटा ग्रुप, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट क्या करी है, एयर इंडिया जो है वो किसको दे दिया गया है, अब टाटा ग्रुप को दे दिया गया है। ठीक है, सारा चीज उनको दे दिया गया है, 100% स्टेक दे दिया गया है। ठीक है, 100% शेयर दे दिया, बेच दिया, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर दी यानी बेच दी, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो भी दे दिया गया किसको, टाटा ग्रुप को। तो इतना सा यहां पर ये न्यूज है। ठीक है, टाटा ग्रुप कब, 27 जनवरी 2022 को किया गया। कब, 27 जनवरी 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली क्या कर दिया, इंडिया का जो फ्लैग कैरियर है यानी कि एयर इंडिया, ये टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया, 100% स्टेक भी सौंप दिया गया है। बस बात खत्म, इतना सा ही न्यूज है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक बार यूपी पीसीएस में मेरे ख्याल से 2021 में एक क्वेश्चन आया था, स्टैच्यू ऑफ पीस कहां पर है ना। तो ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, 216 फुट का स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य,
रामानुजाचार्य। तो कौन थे ये रामानुजाचार्य, वो बाद में जानते हैं। पहले यहां पर देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है किस चीज का, 216 फुट का है, 216 फुट का रामानुजाचार्य का बैठा हुआ स्टैचू, जैसे हम कैसे बैठे हुए हैं, तो मतलब बैठा हुआ स्टैचू जो है इसको अनवील किया है, जो कि सिटिंग पोजीशन में, कहां पर, हैदराबाद में। ठीक है, कब, इनके 1000 बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। तो 1000वां बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रामानुजाचार्य जी का 216 फुट का स्टैचू कहां पर अनवील किया है, तो हैदराबाद में। कहां पर, हैदराबाद में। ये सिटिंग पोजीशन में है। रामानुजाचार्य कौन थे, ये 11th सेंचुरी के सेंट थे, संत थे। 11वीं शताब्दी के क्या थे, ये सेंट थे, संत थे, और रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्मर थे, यानी सोशल रिफॉर्मर थे, ये याद रखना है आपको। ये जो स्टैचू है, इस स्टैचू को क्या बोला जा रहा है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बोला जा रहा है। यानी कि ये जो सिटिंग पोजीशन में 216 फुट का जो रामानुजाचार्य का स्टैचू बनाया गया है, जो कि हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया गया है पीएम के द्वारा, इस स्टैचू का नाम क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। क्या नाम है इसका, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटिंग पोजीशन में कोई मूर्ति है, स्टैचू है। ठीक है, याद रखिएगा, पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बैठा हुआ स्टैचू है ये, खड़ा नहीं, बैठा हुआ। तो पहला कहां पर है, तो बुद्ध का स्टैचू है, भगवान बुद्ध का स्टैचू है, कहां पर, थाईलैंड में। कहां पर है, थाईलैंड में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बैठा हुआ स्टैचू है। कहां पर है, थाईलैंड में। तो याद रखिएगा, तो ये हो गया स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो इसी स्टैचू का नाम है जो भारत में हैदराबाद में बनाया जा रहा है, इसका नाम है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अब चौरी चौरा इंसिडेंट को जो है कितना, 100 साल पूरे हो गए हैं। कब पूरा हो गया इसको, 100 साल पूरा हो गया। तो ये कब हुआ पूरा, तो 4 फरवरी 1922 को। कब पूरा हुआ, 4 फरवरी 1922 को 100 ईयर्स कंप्लीट हो गया किसको, चौरी चौरा इंसिडेंट को। तो आप लोग बताइए हमको कमेंट करके, ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ कब था, है ना। सॉरी, ये 4 फरवरी 1922 को तो हुआ ही था, ये इस बार 4 फरवरी, इसमें 100 साल जोड़ दीजिए तो 2022 हो जाएगा। तो 4 फरवरी 2022 को, कब, 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा इंसिडेंट को 100 साल पूरा हो गया। कहां पर हुआ था ये, तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, किसके दौरान, नॉन कॉपरेशन के दौरान, आप लोग को मालूम होगा। तो बस याद रखना है कि 100 साल कितने, एग्जांपल मतलब क्वेश्चन में आएगा कि कितने साल पूरे हो गए, तो 100 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, देखिए, अबाइड विथ मी ड्रॉप्ड फ्रॉम द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। देखिए, जब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है ना, तो कुछ सॉन्ग बजता है। तो वो जो सॉन्ग था वो कौन सा था, अबाइड विथ मी। कौन सा सॉन्ग था, अबाइड विथ मी। सिंपल सा यहां पर बोला जा रहा है कि अबाइड विथ मी को अब छोड़ दिया गया है इसी साल, और इसके जगह पर अब ऐ मेरे वतन के लोगों का धुन बजेगा। पहले क्या, कौन सा म्यूजिक बजता था, अबाइड विथ मी का म्यूजिक बजता था। अब किसका म्यूजिक बजेगा, तो ऐ मेरे वतन के लोगों का म्यूजिक बजेगा। तो इतना सा बात आपको याद रखना है। जो ऐ मेरे वतन के लोगों हैं, इसको किसके द्वारा लिखा गया था, ये कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, कवि प्रदीप के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, कवि प्रदीप के द्वारा। फर्स्ट संग ऑन द जनवरी 27 1963 को पहली बार इसको गाया गया था, और सी रामचंद्र इसको कंपोज किए थे। और गाया किसने था इसे, तो लता मंगेशकर जी ने इसको गाया था दिल्ली नेशनल स्टेडियम में। तो इतना सा बात आप याद रखिएगा। अब अबाइड विथ मी जो है, ये महात्मा गांधी बोल रहा है, एक पर्सनल फेवरेट भी था, तो उतना ये सब जानने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन, क्या है ये चीज, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन। देखिए, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन वाज लॉन्च्ड कहां पर, मार्किंग द ओकेजन ऑफ 92nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लेट इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज। यानी कि पंडित जसराज के 92वें बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 28 जनवरी 2022 को पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन हैज बीन फाउंडेड बाय द पंडित जसराज सन, जो है उनका बेटा। ये सब उतना याद रखने का कोई जरूरत नहीं, बस ये याद रखिएगा पंडित जसराज का कौन सा 92nd बर्थ एनिवर्सरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमको नहीं लग रहा है ये। तो आगे बढ़ते हैं। न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है। तो देखिए 13 नया डिस्ट्रिक्ट बना है। कितना,
जगन मोहन रेड्डी जो गवर्नमेंट है कहाँ के, आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट को रिसेंटली क्रिएट किया है। कितना? 13। तो जब 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया गया तो इसके बाद टोटल यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया? तो 26 हो गया, यानी पहले कितना था? 13। तो टोटल अब कितना हो गया है? 26 हो गया है। ठीक है, आपको याद रखना है 2011 सेंसस के अनुसार भारत में टोटल 593 डिस्ट्रिक्ट था। कितना था? 593 डिस्ट्रिक्ट था, यानी कि 600 में 7 डिस्ट्रिक्ट कम था। ठीक है, भारत में। और उसके बाद 2001 से 2011 के बीच में 46 डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन हुआ था, और जो अभी फरवरी 2022 तक, कब? फरवरी 2022 तक 718 डिस्ट्रिक्ट हो गया है भारत में। कितना? 718 डिस्ट्रिक्ट हो गया है भारत में। पूछेगा कि आंध्र प्रदेश ने कितने डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट किया है? तो 13 डिस्ट्रिक्ट को। बेस्ट स्टेट डब्ल्यू ऑफ द रिपब्लिक डे पैरेड। देखिए, रिपब्लिक डे जो पैरेड होता है, आप उसमें देखे होंगे कि झांकी निकलता है। तो सबसे अच्छा झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश को मिला है। किसको? उत्तर प्रदेश को दिया गया है रिपब्लिक डे 2022 में। और उत्तर प्रदेश 2022 काशी विश्वनाथ धाम का ये डब्ल्यू लेकर गए थे, यानी झांकी जो दिखाया गया था किसका? काशी विश्वनाथ धाम का दिखाया गया था। और दूसरा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए। तो ये दो, एक स्कीम था यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके लिए जो है ये झांकी दिखाया गया था, और काशी विश्वनाथ धाम का झांकी दिखाया गया। तो इन दोनों के लिए इनको क्या मिला है? उत्तर प्रदेश को ये फर्स्ट डब्ल्यू का अवार्ड दिया गया है। महाराष्ट्र का जो स्टेट डब्ल्यू था, इसको पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में पहला प्राइज मिला है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में किनको पहला पुरस्कार मिला है? ठीक है, तो ये महाराष्ट्र स्टेट डब्ल्यू को दिया गया है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का जो कंटिंजेंट था, इन्होंने भी पॉपुलर चॉइस का कैटेगरी में अवार्ड जीता है, याद रखिएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो डब्ल्यू का जो अवार्ड वगैरह है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया जाता है। ठीक है, देखिए, अमर जवान ज्योति मर्ज्ड विद द नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम। जो नेशनल वॉर मेमोरियल का जो रोज आग जल रहा है, उसको मर्ज कर दिया गया है किससे? अमर जवान ज्योति से। ठीक है, अमर जवान ज्योति से मर्ज कर दिया गया है किसको? नेशनल वॉर मेमोरियल को। देखिए, 21 जनवरी 2022 को, कब? 21 जनवरी 2022 को फ्लेम ऑफ द अमर जवान ज्योति एट द इंडिया गेट। तो पहली बात तो आप यहां पर यही याद रख लीजिए कि ये जो अमर जवान ज्योति का जो फ्लेम है, जलता हुआ आग है, ये कहां पर है? तो इंडिया गेट दिल्ली में है। इसको मर्ज कर दिया गया है किसको? फ्लेम एट द नेशनल वॉर मेमोरियल। देखिए, 2 जगह आग जलती है। एक तो हो गया कहां पर? अमर जवान ज्योति, जो कि इंडिया गेट पर है, और देखे होंगे वहां पर आप ट्रिब्यूट देने के लिए भी जाते हैं। और दूसरा कहां पर है? तो ये नेशनल वॉर मेमोरियल में। कहां पर? नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रहा है। तो इस दोनों को अब मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो नेशनल वॉर मेमोरियल जो कि बिल्ड हुआ था इंडिया में, कब? इंडिया गेट पर, कॉम्प्लेक्स पर। ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने किया था इसको इनॉग्रेट, कब? 25 फरवरी 2019 को। कब? 25 फरवरी 2019 को। तो नेशनल वॉर मेमोरियल किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? तो ये नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था 25 फरवरी 2019 को। क्यों किया गया था? तो 1947 वॉर में जो है, 1947 से 48 में, और गलवान वैली 2020 तक, मतलब जितना भी आपका शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना जीवन खो दिया है, उन सबको एक ट्रिब्यूट देने के लिए ये चीज ओपन किया गया था, नेशनल वॉर मेमोरियल। और जो फ्लेम ऑफ अमर जवान ज्योति है, ठीक है, अमर जवान ज्योति जो कि इंडिया गेट में है, ये किसको ट्रिब्यूट देने के लिए था? ये 1971 में जो वॉर हुआ था, उसमें जो हमारे सैनिक भाई शहीद हुए थे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए था। ठीक है, तो इन दोनों को क्या किया? ये तो हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में ही इनको स्टैब्लिश कर दिया गया था, जो कि 1914 से 1921 में पहला ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, उसमें जो उनके सैनिक शहीद हुए थे, उनके लिए बनाया गया था। तो बस इतना सा आपको यहां पर बात याद रखना है कि अमर जवान ज्योति को मर्ज कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल से, कब? 21 जनवरी 2022 को। शिवांगी सिंह इंडिया फर्स्ट वुमेन राफेल पायलट। तो आप लोग को तो ये तो मालूम ही होगा कि भारत की पहली महिला राफेल पायलट कौन है? तो ये कौन हो जाएंगे यहाँ पर? ये शिवांगी सिंह है। कौन है? शिवांगी सिंह वाज पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स डब्ल्यू। इंडियन एयरफोर्स का जो डब्ल्यू निकला था, उसमें राफेल की पायलट बनी थी कौन? शिवांगी सिंह, याद रखिएगा। बनारसी से बिलोंग करती हैं। ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत बिकेम द फर्स्ट फीमेल, यानी कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत जो थी, ये किसी फाइटर जेट का पायलट थी, और ये पहली विमेन थी। लेकिन जो शिवांगी सिंह है,
यहाँ पर देखिए एक, ये सेकंड वुमेन है, बात को समझिएगा। यहाँ पर देखिए फाइटर जेट और राफेल, जो शिवांगी सिंह है ये राफेल की पहली फीमेल पायलट बनी है, राफेल की पहली फीमेल पायलट बनी है। लेकिन ओवरऑल जो एयर जेट होता है, फाइटर जेट होता है, अगर उसके कैटेगरी में देखें, चाहे कोई भी फाइटर जेट हो, चाहे वो मिराज हो, चाहे वो आपका यहाँ पर राफेल हो, कोई भी फाइटर जेट हो, तो सभी फाइटर जेट में मिलाकर देखा जाए तो शिवांगी सिंह दूसरी महिला थी, महिला पायलट थी। तो पहली महिला पायलट कौन थी? तो ये थी भावना कांत। कौन थी ये? भावना कांत। ठीक है, तो आपको यहां पर बात समझ में आ गया होगा। दिल्ली गवर्नमेंट्स एग्रीगेटेड ड्राफ्ट पॉलिसी। दिल्ली गवर्नमेंट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ड्राफ्ट अ कैब और डिलीवरी एग्रीगेटर पॉलिसी टू मेक द इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट मैंडेटरी। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस बोला जा रहा है कि जो कैब वगैरह होता है ना, कैब जानते हैं, जो ओला उबेर ये सब जो होता है, इन लोगों को बोला गया है कि आप लोग अब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को शामिल करना शुरू करिए। कब तक? 2023 तक। क्या बोला गया है कि 50% जो है आपको टू व्हीलर को इंक्लूड कर लेना है और 25% आपको जो है न्यू फोर व्हीलर को इंक्लूड कर लेना है इसी पॉलिसी के दौरान। तो यहां पर पूछा जाएगा कि एग्रीगेटर पॉलिसी यानी कि कैब डिलीवरी एग्रीगेटर पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आया है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए किसने लाया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लाया है। किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने। और दिल्ली गवर्नमेंट ये पहली गवर्नमेंट बन गई है जो कि एग्रीगेटर पॉलिसी लाई है। एग्रीगेटर पॉलिसी किस चीज के लिए होता है? टू मेक द इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है उसको मैंडेटरी करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लाया है, आप याद रखिएगा इसको। मोबाइल रीडिंग वैन्स, तो पूछा जाएगा सीधा मोबाइल रीडिंग वैन्स की का शुरुआत कहां पर हुआ है? तो ये झारखंड में हुआ है। कहां पर हुआ है? झारखंड में। ठीक है, हैज डिसाइडेड टू रोल मोबाइल रीडिंग वैन्स। ये क्या है? लाइक द मिनी लाइब्रेरीज हैविंग द बुक्स। ये क्या है? एक मिनी लाइब्रेरी है जिसमें बुक्स होगा, मैगजीन्स होगा, सभी ग्रुप्स के स्टूडेंट के लिए होगा। और ये 100 दिनों तक चलेगा। कितने दिन तक? 100 दिनों तक चलेगा। तो मोबाइल रीडिंग वैन्स किसने शुरू किया है? तो झारखंड ने शुरू किया है। किससे रिलेटेड है ये? तो ये एक मिनी लाइब्रेरीज है, ठीक है, जिसमें लोग जाकर वहां पर स्टूडेंट जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये 100 दिनों के लिए चलाया गया है, याद रखिएगा। P3 मूवमेंट, कोई खास कुछ मूवमेंट नहीं है। जनवरी 17, 2022 को नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस किया P3 यानी कि प्रो प्लानेट और पीपल मूवमेंट शुरू किया इन्होंने। ठीक है, ताकि भारत जो वादा करके आया है, कहां पर? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, कि हम क्लीन ग्रीन एनर्जी वगैरह जो है, सस्टेनेबल एनर्जी, रिलायबल एनर्जी, ये सब हम कर लेंगे। तो इस चीज के लिए प्रो प्लानेट पीपल का एक इनिशिएटिव निकाला गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा, जनवरी 17, 2023 को। आप लोग याद रखिएगा बातों को। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। ये भी कुछ नहीं, 20 जनवरी 2022 को पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। ठीक है, इस चीज को इनोग्रेट किया किसने? प्रधानमंत्री ने, याद रखिएगा। कब? 20 जनवरी 2022 को पीएम मोदी इनोग्रेटेड आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। ठीक है, इंडिया फर्स्ट कोल टू द मेथेनॉल प्लांट, यानी कि कोयला से मेथनॉल बनाना है, ये वाला प्लांट खुला है। ठीक है, तो देखिए इंडिया फर्स्ट भेल बिल्ट कोल टू मेथनॉल प्लांट। ठीक है, कहां पर? हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। तो फर्स्ट, ये पहला है कोल टू मेथनॉल प्लांट। कहां पर खोला जाएगा? हैदराबाद में खोला जाएगा। ये भारत का पहला है, ठीक है, भारत का पहला। और किसके द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा? ये भेल के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? भेल के द्वारा किया जाएगा। इसको किसने इनोग्रेट किया है? तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इसको डिसाइड किया है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, किसने? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। ये कौन है? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर द हेवी इंडस्ट्रीज, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है ये, याद रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी गवर्नमेंट रिनेम्स सैनिक स्कूल आफ्टर द जनरल बिपिन रावत। यूपी गवर्नमेंट ने अपना एक स्कूल है इसका, ठीक है, अपना एक स्कूल है इनका, जिसका नाम रखा है, इनका सैनिक स्कूल है। और अपने सैनिक स्कूल कहां पर? ये म्यानपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो सैनिक स्कूल का नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया है? जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल, ऐसा नाम रख दिया है इन्होंने। तो ये कंट्री का पहला चीफ ये डिफेंस स्टाफ थे, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, ये कहां पर शुरू हुआ है? तो याद रखिए, गाजियाबाद यूपी में हुआ है।
तो किसने इनॉग्रेट किया है? तो चेयरमैन ऑफ द खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री का कमीशन ने, यानी कि KVIC ने, यानी कि खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने लॉन्च किया है। भारत का पहला फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है ये, ठीक है। हनी प्रोसेसिंग वैन है, मतलब ये क्या होगा, एक वैन होगा, एक गाड़ी होगी, वो जाएगा द्वार पर आपके, और वहां पर आपको क्या करेगा, हनी प्रोसेस करके शुद्ध हनी दे देगा, यानी कि आपको वो जो मधु होता है यानी मध होता है, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ है? ये गाजियाबाद यूपी में शुरू किया गया है, आप लोग ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। असेंबली इलेक्शन 2022 में आपको यहाँ पर याद रखना है कि असेंबली इलेक्शन जो 2022 में है वो किस किस राज्य में हुआ, तो कहाँ कहाँ पर हुआ? तो गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। तो 1 2 3 4 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन 2022 हुआ, यानी इलेक्शन 2022 में हुआ। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए, तेलंगाना टॉप्स इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ द ODF विलेजेस। देखिए क्या लिखा हुआ है, तेलंगाना स्टूड फर्स्ट इन द कंट्री इन द लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 प्रोग्राम टिल द 31 दिसंबर 2021। क्या बोला जा रहा है कि 31 दिसंबर 2021 तक स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण फेज 2 में, इस प्रोग्राम में ODF प्लस विलेज की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर थी? ये तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना। यानी कि ODF प्लस विलेज की सबसे ज्यादा संख्या वाला राज्य कौन सा बन गया है? तेलंगाना बन गया है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? तमिलनाडु है। तीसरा कौन सा है? कर्नाटका है। बस बात खत्म, इतना सा ही याद रखना है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, देखिए 29 दिसंबर 2021 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने क्या लॉन्च किया? तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। कब? 29 दिसंबर 2021 को अश्विनी वैष्णव जी ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन याद रखिएगा। इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 76,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देगी टू ज्वाइनिंग द कंपनीज इन द मिशन, यानी इस मिशन में जो भी कंपनी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो उनको 76,000 करोड़ का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये आप रुपीस याद रखिएगा, ये पैसा याद रखिएगा कितना, तो 76,000 करोड़ रुपया का इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। क्यों लॉन्च किया गया है इसको? तो जाहिर सी बात है, डेवलपिंग द सेमीकंडक्टर्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर डेवलप करने के लिए। ये रिपीटेड स्कीम से रिपीट हो गया है, इसलिए इसको हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। इंदु मल्होत्रा पैनल PM सिक्योरिटी ब्रीच। देखिए आप लोगों को याद होगा कि 12 जनवरी 2022 को, कब? यानी कि जनवरी में क्या हुआ था कि पंजाब में एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में एक खलल डाला गया था, ठीक है। तो उसकी जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। होम मिनिस्टर ने भी बनाया था, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा भी बनाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बनाया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह जांच करने के लिए कि यह सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कैसे, यह सिक्योरिटी में खलल डाला कैसे गया, इसको देखने के लिए एक कमेटी बनाया गया था। और इस कमेटी को हेड कौन कर रही है? तो इंदु मल्होत्रा कर रही है। कौन कर रही है? इंदु मल्होत्रा, ठीक है। ये जस्टिस है इंदु मल्होत्रा एज द चेयरपर्सन टू द इंक्वायरी कमिटी टू लुक इनटू द एलिज्ड सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पंजाब विजिट, यानी पंजाब विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो सिक्योरिटी में खलल डाला गया था, उसका इंक्वायरी करने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाया गया है। इस इंक्वायरी कमेटी में जो चेयरपर्सन है वो कौन है? जस्टिस इंदु मल्होत्रा। इतनी सी बात आपको याद रखना है। नीट 3.0, ठीक है, नीट 3.0 आप ये देखिए क्या है। एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने 3 जनवरी 2022 को, ये सब जनवरी का न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धर्मेंद्र प्रधान जो 3 जनवरी 2022 को लॉन्च क्या किए? तो नीट 3.0, ठीक है। नीट 3.0 इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन अलायंस टेक्नोलॉजी। आप लोगों को करना क्या है, जाकर देखना है कि नीट 1.0 यानी कि सबसे पहला फेज इसका, फिर इसका दूसरा फेज, इस सबका डेट याद रखना है कि कब इसको शुरू किया गया,
ठीक है। 1.0 कैडेट, 2.0 कैडेट और नीट 3.0 का तो मालूम ही है, कब 3 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक प्लेटफॉर्म है टू प्रोवाइड द बेस्ट डेवलप्ड एडटेक सॉल्यूशंस एंड कोर्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री, यानी भारत के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को देना चाहते हैं और कोर्स को देना चाहते हैं, कोर्सेज जो होता है पढ़ाई लिखाई का, वो देना चाहते हैं, इसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। ठीक है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये कहां पर खोला जाएगा, तो मेरठ में, इतना सा ही बात याद रखना है। तो किसने इस फाउंडेशन रखा है, तो प्राइम मिनिस्टर लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन द मेरठ उत्तर प्रदेश, कब, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने फाउंडेशन स्टोन रखा है, शिलान्यास किया है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, मेरठ उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा 700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें लगा है और ये भारत में पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है। ठीक है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अभी हम लोग पढ़ लिए हैं। ये बहुत आसान सब करंट अफेयर काफी इजी पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप ये छोड़कर आते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आप रेस से बाहर हो गए। इसको छोड़कर नहीं आना है, कम से कम अगर 25 क्वेश्चन आता है तो आपको 20 क्वेश्चन तो सही करना ही चाहिए। ठीक है। करंट अफेयर में आप एज में रहिएगा हर हमेशा, ये याद रखिए। ठीक है। चलिए, टी सेतु ब्रिज जितना बता रहे हैं उतना काफी है। ये देखिए टी सेतु ब्रिज, पहली बात, ये नवीन पटनायक हैज इनॉग्रेटेड द स्टेट्स लॉन्गेस्ट ब्रिज टी सेतु। ये जो टी सेतु ब्रिज है ये उड़ीसा में बनाया जा रहा है। पहली बात याद रखिए, कहां पर, उड़ीसा में। ये उड़ीसा का सबसे लंबा ब्रिज होने वाला है। क्या होने वाला है, ये उड़ीसा का सबसे लंबा ब्रिज होने वाला है। कौन सा, टी सेतु। ठीक है। टी ब्रिज भी इसको बोलते हैं। ठीक है। ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो महानदी रिवर जो है कटक डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में, महानदी रिवर के ऊपर इसको बनाया जा रहा है। ये 111 करोड़ रुपया का इस पर खर्चा आएगा और 4 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। ये क्या है, 4 किलोमीटर ये लंबा ब्रिज है। ठीक है। 7 न्यू इंटरनेट नोट्स, ये सब कोई जरूरत नहीं है। झारखंड पासेस बिल टू प्रिवेंट द मोब वायलेंस और द लिंचिंग। याद रखिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेट हैं या कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि भी रिसेंटली मोब वायलेंस यानी कि मोब लिंचिंग को कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक बिल बनाया है, बिल पास किया है। तो कौन हो जाएगा, झारखंड। यहां पर देखिए पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए। झारखंड असेंबली पास्ड प्रिवेंशन ऑफ द मोब वायलेंस एंड मोब लिंचिंग बिल 2021। ठीक है। मोब वायलेंस एंड मोब लिंचिंग बिल 2021, जिसका एम क्या है, टू प्रोवाइडिंग द इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड द प्रिवेंशन ऑफ द मोब वायलेंस इन द स्टेट। सीधी सी बात कर रही है यहां पर कि मोब लिंचिंग को कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया है, ये मॉब लिंचिंग का बिल बनाया गया है। किसके द्वारा, झारखंड असेंबली के द्वारा पास किया गया है 2021 में। झारखंड जो है ये चौथा स्टेट बन गया जहां पर कि ये मॉब लिंचिंग जैसा कोई बिल भी है, कोई एक्ट भी है। इससे पहले 3 राज्य हैं, कौन कौन सा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और मणिपुर। यानी वेस्ट बंगाल, राजस्थान और मणिपुर यहां पर पहले से ही है मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल बना हुआ है। अब ये झारखंड चौथा नंबर का बन चुका है राज्य। तो यार इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन शो, जो भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो हुआ था, ये दिसंबर का न्यूज में अब आ गए, दिसंबर 20, 2021 को। ठीक है, दिसंबर 2021 को इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन शो हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द लखनऊ। कहां पर, लखनऊ में। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो कहां पर हेल्ड हुआ, कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पर, लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया, दिसंबर में किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया, ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड द कल्चर, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, उसके द्वारा किया गया है। देखिए पहली यूनिवर्सिटी, टीचर यूनिवर्सिटी, ये कहां पर आएगा, दिल्ली कैबिनेट अप्रूव्ड टू सेट अप द दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी, यानी कि दिल्ली के कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि दिल्ली टीचर यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि टीचर यूनिवर्सिटी कहां पर आ रहा है, तो ये दिल्ली में आ रहा है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। देखते हैं क्या है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। जो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है
उन्होंने 22 दिसंबर 2021 को क्या लॉन्च किया है? तो वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन में नीति आयोग भी सिर्फ रह सकता है, या तो अटल इनोवेशन मिशन भी रह सकता है। तो अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत नीति आयोग ने वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। कब? डेट इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर 2021 को। नीति आयोग से जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्या किया जाएगा? इनेबल इनोवेटर एंड द एंटरप्रेन्योर टू हैव एक्सेस टू द इनोवेटिव इकोसिस्टम इन द 22 मदर टंग लैंग्वेजेस। सब सीधी सी बात यहां पर बोला जा रहा है, जो हमारे इनोवेटर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको एक बेहतर इन्वायरमेंट प्राप्त हो सके अपने इनोवेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को और निखारने के लिए जो एक बेहतर इन्वायरमेंट होना चाहिए वो इनको मिलेगा, और वो 22 मदर टंग में उसको दिया जाएगा। अभी तो इंग्लिश में ही ज्यादातर होता है। मान लीजिए कोई एक नई चीज आप खोज कर लाए हैं, आप नई चीज ये खोज कर लाए हैं कि आप जो है चुटकी बजाइएगा और आपका नल अपने आप बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप चुटकी बजाएं और आपका नल क्या हुआ? बंद हो गया। आप चुटकी बजाइए और आपका लाइट ऑन हो गया। आप चुटकी बजाइए और पंखा ऑन हो गया। मान ली ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आप लेकर आ गए और इस टेक्नोलॉजी पर फर्दर रिसर्च करने की आप कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि कोई अपने भाषा में आपको किताबें मिले जो कि आप अच्छे से उस पर पढ़ पाए। तो वो तो है नहीं, सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा। तो ये एक हर्डल करता है, एक हर्डल टाइप का है, एक रोड ब्लॉक टाइप का है, एक परेशानी है, ये चैलेंजेस हैं इनोवेटर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिसको कि ये दिक्कत हो रही है, भाषा का दिक्कत हो रहा है। तो ये वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम जो कि नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है 22 दिसंबर 2021 को, ये क्या करेगा? इसी प्रकार का जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में बुक वगैरह है वो उनको प्रोवाइड करवाएगा, चाहे वो जैसे भी करवाए। तो यही सिंपल सा यहां पर बोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नागालैंड गेट्स 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट। नागालैंड में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। कौन कौन सा? यहां पर देखिए नाम दिया हुआ है, सेमेन्यू, न्यूलैंड और चोम्कोदिमा। ठीक है, क्या है? देखिए स्पेलिंग में हमको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाए क्योंकि वहां का वर्ड है ये, तो फिर भी कोशिश करते हैं। छुमके दिमा, क्या है? छुमके दिमा। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, सेमेन्यू, न्यूलैंड और छुमके दिमा। आप टीएनसी से याद रख सकते हैं, टीएनसी, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, टीएनसी, सेमेन्यू, न्यूलैंड और छुमके दिमा, ये 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। कहां पर? नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन में आपको मणिपुर भी दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको अरुणाचल प्रदेश भी दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको असम भी दिया जाएगा, ऑप्शन में नागालैंड भी होगा। आपको पूछ लिया जाएगा और ज्यादातर लोग वहां पर मणिपुर मारकर आ जाएंगे। क्यों? मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हम भी जब क्वेश्चन मारते हैं तो मणिपुर मार के आ जाते हैं। याद रखिएगा कि ये मणिपुर में नहीं बल्कि नागालैंड में है। कहां पर है? नागालैंड में। अगर आप इन तीनों को याद कर लेते हैं तो यहां पर एक देखिए क्या है, न्यूलैंड। क्या है? इसको तो हम न्यूलैंड ही पढ़ रहे हैं, बाकी अब क्या है ओरिजिनलिटी वो तो नहीं जान रहे हैं। न्यूलैंड, तो न्यूलैंड याद रखिएगा, तो यहां से आप नागालैंड याद रख सकते हैं। नागालैंड। तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से अभी 3 डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में बनाया गया है? तो वो नागालैंड में बनाया गया है। इसका नाम पूछना तो थोड़ा असंभव है, नाम किसी में नहीं पूछा जा सकता है, बस इतना सा है। जब ये 3 डिस्ट्रिक्ट बनाया गया तो टोटल वहां पर कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया? 12 डिस्ट्रिक्ट हो गया। कितना हो गया? 12 डिस्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, सॉरी 12 डिस्ट्रिक्ट नहीं, टोटल यहां पर कितना हो गया है? 15 डिस्ट्रिक्ट हो गया है। कितना? 15 डिस्ट्रिक्ट यहां पर हो गया है। ठीक है, 15 डिस्ट्रिक्ट यहां पर हो गया है। 12th नंबर का डिस्ट्रिक्ट कौन था यहां पर? तो नोकलक था। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, 15 डिस्ट्रिक्ट हो गया, याद रखिएगा। एक बात यहां पर याद रखिएगा, जो नागालैंड है ना, ये 16वां स्टेट है भारत में। भारत का ये 16वां स्टेट है जो कि 1 दिसंबर 1963 को बनाया गया। कब? 1 दिसंबर 1963 में बनाया गया। ये फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गंगा एक्सप्रेसवे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा एक्सप्रेसवे का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा है? तो प्राइम मिनिस्टर ही ये सब करते हैं मेनली। तो प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ द उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि पीएम मोदी ने इसे इनॉग्रेट यानी कि फाउंडेशन स्टोन इसका रखा है। तो गंगा एक्सप्रेसवे इन द शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट। कहां पर? शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल बिकम द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा।
ठीक है। ये 594 किलोमीटर लंबा है। कितना? 594 किलोमीटर, नहीं 600 में चार कम है, 4 किलोमीटर। और 12 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट से ये पास करता है। जो यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं वो ये 12 डिस्ट्रिक्ट एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है। ये 12 डिस्ट्रिक्ट आपको देखना है। वैसे आपको मोस्टली याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरता है, तो 12 डिस्ट्रिक्ट से कितना लंबा है? 594 किलोमीटर का लंबा है। प्राइम मिनिस्टर ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। ये सबसे लंबा होने वाला है ब्रिज, ठीक है। ये है कहां पर? तो ये गंगा एक्सप्रेसवे है, तो गंगा नदी पर ही होगा ना। दुर्गा पूजा इन द कोलकाता यूनेस्को लिस्ट ऑफ द आईसीएच। देखिए यहां पर यूनेस्को इंस्क्राइब्ड दुर्गा पूजा इन द कोलकाता ऑन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी। सीधी सी बात यहां पर बोली जा रही है कि यूनेस्को का एक लिस्ट होता है आईसीएच वाला, यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाला एक लिस्ट होता है। इस लिस्ट में जो कोलकाता का दुर्गा पूजा है, देखिएगा ऑप्शन में मैसूर का भी दुर्गा पूजा दे देगा और भी कई दूसरे जगह दिया जा सकता है। तो ये कोलकाता का जो दूसरा दुर्गा पूजा है इसको यूनेस्को लिस्ट में शामिल कर लिया गया। यूनेस्को की किस लिस्ट में? तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में इनको शामिल कर लिया गया है, ठीक है। इंडिया नाउ हैज द 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स ऑन द प्रेस्टिजियस यूनेस्को, यानी इसका जो ये आईसीएच का जो लिस्ट है, इस आईसीएच लिस्ट में अब भारत का टोटल 14 प्लेस है। कितना है? 14, याद रखिएगा। 14 नंबर का कौन है? तो दुर्गा पूजा है। रेज वुमेन मैरिज एज फ्रॉम 18 to 21। ये आप लोगों को मालूम होगा कि जो वुमेन का शादी का एज है इसको 18 से 21 करने का विचार किया जा रहा है। तो सेंटर हैज डिसाइडेड टू रेज द लीगल एज ऑफ द मैरिज ऑफ द वुमेन फ्रॉम 18 to 21। 18 से 21 साल करने का विचार किया जा रहा है सेंटर के द्वारा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। यहां पर ये रिकमेंडेशन जो दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है कि हाँ विमेन का एज जो है 18 से 4 साल कर देना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन दिया गया है। एक 4 मेंबर का टास्क फोर्स बनाया गया था जिसका चेयरमैन कौन थे? तो समता पार्टी के थे, समता पार्टी के थे, जिसका नाम क्या है? जया जेटली। क्या नाम है? जया जेटली, ठीक है। तो जया जेटली के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाया गया था जिन्होंने ये रिकमेंड किया कि जो महिलाओं का शादी का जो उम्र है, लड़कियों का जो शादी का उम्र है, फीमेल का शादी का जो उम्र है वो 18 से 21 कर देना चाहिए। विमेन का जो मैरिज एज है 18 से 21 कर देना चाहिए, ठीक है। यह पैनल बनाया गया था जून 2020 को, याद रखिएगा, ठीक है। अब रिफॉर्म बिल दैट लिंक्स आधार टू द वोटर आईडी। क्या है? लोकसभा ने 21 दिसंबर को, ठीक है, कब? 21 दिसंबर 2021 को द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 को पास किया, ठीक है। द इलेक्शन लॉज 2000 अमेंडमेंट बिल था ये 2021 का, इसको पास किया। इस बिल में क्या बोला गया कि लिंक इलेक्टोरल रोल, यानी कि आपका जो वो वोटर लिस्ट होता है ना, वोटर लिस्ट, वो वोटर लिस्ट और वोटर आईडी को किससे जोड़ दिया जाए? तो आधार इकोसिस्टम से जोड़ दिया जाए, यानी कि आधार से जोड़ दिया जाए। यही सिंपल सा न्यूज है, ठीक है। बिल प्रोवाइड्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो बिल है कौन सा? द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1950 का किस सेक्शन को अमेंड करता है, संशोधित करता है? तो ये सेक्शन 23 को संशोधित करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसको? सेक्शन 23 को संशोधित करता है, ठीक है। जो कि क्या बोलता है कि इलेक्टोरल रोल, यानी कि जो आपका वोटर लिस्ट है उसको आधार से जोड़ना है। किससे? आधार से जोड़ना है। ये अमेंडमेंट एक और चीज करता है, एक वर्ड है वाइफ। इस वाइफ वर्ड को स्पाउस वर्ड से क्या किया जा रहा है? इसको रिप्लेस किया जा रहा है ताकि जेंडर न्यूट्रल वहां पर देखा जाए, ठीक है। स्पाउस नाम से वहां पर किया जा रहा है। तो नो चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2022। देखिए ये सेकेंड ईयर है जबकि कोई भी चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे के दिन नहीं आ रहा है, ठीक है। 2021 में बोरिस जॉनसन जी को यहां पर इनवाइट किया गया था चीफ गेस्ट के रूप में, ये नहीं आए। इस बार जो है 2022 में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को इनवाइट किया गया था, यानी जितना सेंट्रल एशिया का जो कंट्री है उसको इनवाइट किया गया था, लेकिन वो भी यहां पर प्रेजेंट नहीं हो पाए।
ठीक है। उमिया माता टेम्पल, ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने फाउंडेशन स्टोन रखा है उमिया माता टेम्पल, और उमिया कैंपस का कहां पर, अहमदाबाद में। छोटा सा का इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। कोन्यक ट्राइब बस आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आर्मी ऑफिसर वगैरह, आर्मी लोग होते हैं, उनके द्वारा कोन्यक ट्राइब का जो 14 सिविलियन है, इसको गोली लग गया था। आप लोग याद रखिएगा। तो कोन्यक ये लार्जेस्ट ट्राइब है, कहाँ का, नागालैंड है। पूछा जा सकता है कि कोन्यक ट्राइब कहाँ का है, तो ये कोन्यक ट्राइब नागालैंड का है। ठीक है, ये नागालैंड का सबसे बड़ा ट्राइब है, आपको याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा पानी पी लो। यहां पर देखिए काशी विश्वनाथ धाम से कुछ न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द काशी विश्वनाथ धाम। काशी विश्वनाथ धाम को इनॉग्रेट की है किसने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। काशी विश्वनाथ धाम को इनॉग्रेट किया है। पीएम मोदी हैड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑन द 8 मार्च 2019 को, यानी ये काशी विश्वनाथ धाम जो बनना था, इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया, इसका जो शिलान्यास किया गया था, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया गया था। कब, 8 मार्च 2019 को किया गया था। और अभी 13 दिसंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट कर दिया गया, यानी ये बन के अब तैयार हो गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पर टोटल 23 बिल्डिंग है। खर्च आया है कितने का, 339 करोड़ का खर्च आया है। आप लोग याद रखें कितना, 339 करोड़ का यहाँ पर खर्च आया है। वर्ल्ड टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग इन द मुंबई। देखिए जो वेस्टर्न नेवल कमांड है इंडियन नेवी का वेस्टर्न नेवल कमांड होता है, ईस्टर्न नेवल कमांड होता है। ठीक है, तो इंडियन नेवी का जो वेस्टर्न नेवल कमांड है, यानी कि मुंबई वाला जो रीजन है, वहां पर क्या क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग को फहराया गया है एट द मुंबई नेवल डॉकयार्ड। कहां पर, मुंबई का जो नेवल डॉकयार्ड है, जहां पर नाव वगैरह आकर लगता है। ठीक है, वहां पर 4 दिसंबर 2021 को वेस्टर्न नेवल कमांड ने पूरे दुनिया का सबसे लंबा झंडा फहराया है। याद रखिएगा, ये कितना था, तो 225 फीट लंबाई में कितना था, 225 फीट का था, और 150 फीट विड्थ था, यानी कि चौड़ा था। 1400 किलो का था, और खादी से बना हुआ था। ये किससे, खादी से। ये जो कंसेप्चुअलाइज्ड किया गया था इसको, यानी कि जो कंसेप्ट दिया था और मैन्युफैक्चर जो किया था, किसने किया था, तो खादी एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने किया था। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो शिलान्यास किया है, किसने किया है, तो ये प्राइम मिनिस्टर ने किया है। ठीक है, ये क्या करेगा यहाँ पर, दिस एयरपोर्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द जेवार। ये एयरपोर्ट कहां पर बनाया जा रहा है, जेवार में बनाया जा रहा है। और ये जेवार कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विल बी द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू हैव द 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। उत्तर प्रदेश केवल एक ऐसा राज्य बन गया भारत में जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके पूछे, या तो जेवार एयरपोर्ट, ये कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन किया है, यानी कि शिलान्यास इसका किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 हम बिहार वाले सेक्शन में भी पढ़े हैं, यहां पर भी बता देते हैं। 21 नवंबर 2021 को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने क्या किया, सिटी के परफॉर्मेंस के आधार पर, यह 6 नंबर का एडिशन था, इसका परफॉर्मेंस के आधार पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत कुछ उपाधियां दी है, उसको देख लीजिए। जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 1 लाख, यानी कि जहां पर 1 लाख से कम पॉपुलेशन है जिस सिटीज में, तो वीटा नाम का सिटी है। कौन सा, वीटा नाम का सिटी है। कहां पर है ये, महाराष्ट्र में है। कहां पर, महाराष्ट्र में। इसको क्लीनेस्ट सिटी बोला गया है। क्या बोला गया है, क्लीनेस्ट सिटी बोला गया है। अब बोलिएगा क्लीनेस्ट सिटी तो इंदौर है भारत का, तो फिर ये वीटा नाम का कहां से। ध्यान दीजिए यहां पर पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख, यानी 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाला ऐसा कौन सा शहर है जिसको कि स्वच्छ घोषित किया गया है, तो वो वीटा नाम का शहर है, जो कि महाराष्ट्र में है। अब पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख के कैटेगरी में इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सिटी है, इसको क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया घोषित किया गया है। भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी किसको घोषित किया गया है, तो वो इंदौर को घोषित किया गया है। आप लोग याद रखिएगा, ये 5वां साल है जब ये आए हैं। ठीक है, होशंगाबाद को फास्टेस्ट मूविंग सिटी का दर्जा मिला है। किसको, होशंगाबाद को। कहां पर है ये, तो मध्य प्रदेश में। बेस्ट गंगा टाउन का किसको उपाधि मिला है, तो वाराणसी को मिला है। किसको, वाराणसी को बेस्ट गंगा टाउन का उपाधि किसे दिया गया है, वाराणसी को।
क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट का, क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट जहां पर आर्मी लोग रहते हैं, तो क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट का किसको दिया गया है, तो अहमदाबाद कैंटोनमेंट को दिया गया है, जो कि इंडिया का क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। स्टेट के कैटेगरी में अगर देखें तो क्लीनेस्ट स्टेट का दर्जा किसको दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया है। किसको? छत्तीसगढ़ जो है वो क्लीनेस्ट स्टेट के रूप में जाने जा रहे हैं। अब कर्नाटका जो है ये फास्टेस्ट मूविंग स्टेट है। अभी बात किए थे फास्टेस्ट मूविंग सिटी के बारे में, जो कि होशंगाबाद था मध्य प्रदेश में, और फास्टेस्ट मूविंग स्टेट कौन सा हो गया है, तो कर्नाटका हो गया है। झारखंड को क्लीनेस्ट स्टेट अवार्ड से, यानी अर्बन लोकल बॉडीज में इसको, वहां का झारखंड का जो अर्बन लोकल बॉडी है, तो क्लीनेस्ट अर्बन लोकल बॉडी किसका है, तो ये झारखंड का है, इसको प्राइज मिला है, तो याद रखिएगा। बक्सर थर्मल पावर प्लांट, ये 23 नवंबर 2021 को वर्क्स ऑफ द सेकेंड यूनिट ऑफ द बक्सर थर्मल पावर प्लांट वर वर्चुअली इनॉग्रेटेड। कब? 23 नवंबर 2021 को जो सेकेंड यूनिट है किसका, बक्सर थर्मल पावर प्लांट का जो दूसरा यूनिट है, इसका वर्क शुरू हो गया है, इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 1320 मेगावाट का। बक्सर थर्मल पावर प्लांट वाज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द 9 मार्च 2000, यानी कि फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रखा गया था। कब? 9 मार्च 2019 ईस्वी को, तो याद रखिएगा 9 मार्च 2019 को रखा गया था। ठीक है, कि 1320 मेगावाट का बक्सर थर्मल पावर प्लांट बनाया जाएगा। कैसर हिंद अरुणाचल स्टेट बटरफ्लाई, देखिए अरुणाचल प्रदेश ने एक स्टेट को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है, और उसका नाम क्या है, कैसर ए हिंद। ये 6 राज्य में पाया जाता है, और ये किस किस देश में पाया जाता है, तो नेपाल में मिलता है, ये भूटान में भी पाया जाता है, म्यांमार में पाया जाता है, लाओस, वियतनाम, सदर्न चाइना जो वाला रीजन है वहां पर ये कैसर हिंद बटरफ्लाई पाया जाता है। तो कैसर हिंद क्या है, ये एक बटरफ्लाई है। अरुणाचल प्रदेश ने स्टेट बटरफ्लाई का इसको दर्जा दिया है। किस चीज का? स्टेट बटरफ्लाई का इसको दर्जा मिला है। इंडिया री इलेक्टेड टू द यूनेस्को बोर्ड 2021 से 25, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया को री इलेक्ट किया गया है। किस चीज के लिए? यूनेस्को बोर्ड 2021 से 25 के लिए। ठीक है, तो देखिए इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूनेस्को। यूनेस्को का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, उसमें जो है भारत को फिर से इलेक्ट किया गया है। कब से कब के लिए? 2021 से 2025 के लिए किया गया। कब किया गया ये इलेक्ट? तो 17 नवंबर 2021 को इनको इलेक्ट किया गया। कब? 17 नवंबर 2021 को इलेक्ट किया गया। ठीक है, तो इंडिया को कब से कब के लिए इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इलेक्ट किया गया है, तो 2021 से 25 के लिए किया गया है। इसको कब किया गया? तो 17 नवंबर 2021 को किया गया। ठीक है, इनके इसके अलावे, इंडिया के अलावे यहां पर जापान भी यहां पर है, फिलीपींस है, वियतनाम है, कुक आइलैंड है, चाइना है। ठीक है, और ये सब याद रखिए ना रखिए, ये जरूर याद रखिएगा ये 2 बात। एक तो ये बात याद रखना है कि भारत को जो है एग्जीक्यूटिव यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में री इलेक्ट किया गया। कब से कब तक के लिए? 2021 से 25 के लिए। कब किया गया? 17 नवंबर 2021 को। और ये किस ग्रुप में, यानी किस ग्रुप में आते हैं? तो ये ग्रुप 4 में आते हैं, जिसमें एशियन एंड पैसिफिक स्टेट्स कैटेगरी है। ये ग्रुप 4 क्या है? एशिया और पैसिफिक का जो स्टेट, ये जो यहां पर कंट्री आते हैं, ये इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ग्रुप 4 में एशियन एंड पैसिफिक स्टेट कैटेगरी में और कौन कौन है? तो जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड और चाइना भी इसमें है। और अब भारत भी हो गया है 2021 से 25 के लिए, आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। रानी कमलापति स्टेशन फर्स्ट ट्रिपल पी मॉडल इन इंडिया। देखिए कुछ नहीं है, हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है, जो अभी है, जो नाम था इसका हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ये कहां पर है? भोपाल में। इस स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इनका नाम रख दिया गया। ठीक है, कमलापति कौन थी? ये लास्ट हिंदू क्वीन थी भोपाल की। तो याद रखना है, भोपाल की लास्ट हिंदू क्वीन कौन थी? तो कमलापति थी। इन्होंने ये एरिया ऑफ द वाटर मैनेजमेंट, यानी कि वाटर मैनेजमेंट में काफी अच्छा योगदान दिया था। पार्क्स, टेम्पल्स, ये सब बनवाने में काफी अच्छा योगदान दिया था। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर। आंध्र प्रदेश का सॉल्ट प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश का जो सॉल्ट प्रोजेक्ट है, यानी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, यूनियन गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा 3, कौन कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंटर, और यहां पर वर्ल्ड बैंक। कौन? वर्ल्ड बैंक। इन तीनों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है $250 मिलियन का। कितना? 250 $250 मिलियन का साइन हुआ है। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, लोन एग्रीमेंट है।
फॉर द सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश का सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, यानी इसे शॉर्ट में सॉल्ट प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो इसके लिए एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है $250 मिलियन का, ठीक है, किसके बीच? गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, यूनियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच हुआ है। तो पूछा जाएगा सॉल्ट प्रोजेक्ट कहां का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। सॉल्ट प्रोजेक्ट का एम क्या है? एम टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द लर्निंग फॉर द मोर देन 50 लाख स्टूडेंट्स इन द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो 50 लाख विद्यार्थी है, वहां पर 50 लाख जो स्टूडेंट है, उनका लर्निंग क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये सॉल्ट प्रोजेक्ट खोला गया है। क्या चीज? सॉल्ट प्रोजेक्ट खोला गया है। ये इंप्लीमेंट किया जाएगा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत। याद रखिएगा। आदि शंकराचार्य समाधि और द स्टैचू, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया कहां पर? केदारनाथ में, जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में, 5 नवंबर 2021 को। यहां पर इनॉग्रेट किया की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को यहां पर इनॉग्रेट किया गया, जो कि केदारनाथ के रीडेवलपमेंट से रिलेटेड था। तो पीएम ने क्या इनॉग्रेट किया यहां पर? तो आदि शंकराचार्य का समाधि था, इनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया, ठीक है। और जो वो टेम्पल थे केदारनाथ का, जो टेम्पल है, उसका जो प्रीमाइसेस है, उसका जो आसपास है, उसको भी ठीक ठाक करने के लिए यहाँ पर बोला गया, ठीक है। ये टेम्पल कहाँ पर? तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड के, ठीक है। तो याद रखिएगा आदि शंकराचार्य का समाधि कहाँ पर, इसको री इनोवेट करने के लिए प्रधानमंत्री ने बोला है। तो ये कहाँ पर है? काशी में, सॉरी काशी में नहीं, केदारनाथ में। कहाँ पर? केदारनाथ का। और केदारनाथ कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। ये बात याद रखनी है। ये समाधि जो है ये डैमेज हो गया था कब? 2013 में जो केदारनाथ में फ्लड आया था 2013 ईस्वी में, उसमें जो है ये आदि शंकराचार्य जी का जो समाधि है वो थोड़ा सा क्या हो गया था? डैमेज हो गया था। इसी को बस क्या करना है? रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक करना है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री, ठीक है। दिल्ली का जो सदर बाजार पुलिस स्टेशन है, ये बेस्ट पुलिस स्टेशन है। कहां पर? दिल्ली में। याद रखिएगा सदर बाजार पुलिस स्टेशन कहां का? दिल्ली का। ये बेस्ट पुलिस स्टेशन कहां पर है? ये कंट्री का, पूरे देश का सबसे बढ़िया पुलिस स्टेशन है। और इसमें जो बिहार का आया है, वो बिहार का कौन है? जो कि 10th नंबर पर है, टॉप 10 में आया है, और 10वें नंबर पर है। तो कौन है? रामपुर चौराम पुलिस स्टेशन, जो कि अरवल में है। कहां पर? अरवल, बिहार में है, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 नवंबर 2021 को इनॉग्रेट किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहां पर? कारवाल खेड़ी, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। कहां पर? कारवाल खेड़ी, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। ये कितना किलोमीटर है? 341 किलोमीटर ये लंबा है। और कहां पर? ये लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर आता है, NH 731। इतना बारीकी याद रखने का जरूरत नहीं है, बस यहां पर याद रखना है कि कहां पर किया गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को इनॉग्रेट किया है। कहां पर? सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इतना सा बात इसमें याद रखना है। रिस्टोरेशन एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द एमपी लेट्स, एमपी लेट्स का नाम का एक स्कीम है। तो यूनियन कैबिनेट ने कब? 10 नवंबर 2021 को, कब? 10 नवंबर 2021 को यूनियन कैबिनेट ने ये मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को क्या कर दिया है? फिर से रिस्टोर्ड कर दिया है, यानी फिर से इसको चालू कर दिया है। देखिए ये एमपी लेट्स जो है, ये क्या नाम है स्कीम का फुल फॉर्म? तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। इसमें क्या किया जाता था? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी जिस भी एरिया से हैं, जहां से वो बिलोंग करते हैं, इनको कुछ पैसे दिए जाते थे और बोला जाता था अपने एरिया को आप डेवलप करिए। तो इससे क्या होता? तो जितना भी एमएलए, जितना भी एमपी है हमारे देश में, वो कम से कम उतना जो जगह है जहां से वो बिलोंग कर रहे हैं, वो विलेज या वो डिस्ट्रिक्ट, वो तो एटलीस्ट क्या हो जाता, यानी कि डेवलप हो जाता। तो ये स्कीम था यहां पर, ठीक है। तो इसको क्या किया गया था? अप्रैल 2020 में सस्पेंड कर दिया गया था। कब? अप्रैल 2020 में इसको सस्पेंड कर दिया गया था, यानी कि खत्म कर दिया गया था, ठीक है। रोक दिया गया था, सस्पेंड किया गया था। तो एमपी लेट्स वाज द सस्पेंडेड फॉर द 2 फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 और 2021-22 में ये बिल्कुल ठप रहा, बंद रहा, ठीक है। द एमपीज विल गेट 2 करोड़ इंस्टेड ऑफ द एनुअल अप्रूव्ड 5 करोड़, ठीक है। जो कि पहले देखिए इसमें इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपया दिया जाता था एक एमपी को कि अपना एरिया को आप जाकर डेवलप करिए। अब यही 5 करोड़ के बदले अब इसको 2 करोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। कब? 10 नवंबर 2021 को। डेट भी याद रखना है,
पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑन द 25 अक्टूबर 2021, कब 25 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया है पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। कहां पर? वाराणसी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीधा पूछेगा कि पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कहां पर इनॉग्रेट, कहां पर इसको शुरू किया गया, कहां पर लॉन्च किया गया? तो वाराणसी में इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कब? 25 अक्टूबर 2021 को किया गया। आप लोग इसको याद रखिएगा। क्या एम है इसका? एट इंश्योरिंग द रोबस्ट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन बोथ अर्बन एंड द रूरल एरियाज। सीधी सी बात बोली जा रही है, अर्बन और रूरल एरियाज में जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा किया जाए, उसको इंप्रूव किया जाए, ठीक है, और उसको बहुत अच्छा बनाया जाए। ये इसका मिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या था? 7 नंबर पे है, देखिए त्रिशूल एंड द गरुड़, ये 2 ट्रेन खुला है। कौन सा? त्रिशूल और गरुड़। इंडियन रेलवे हैज सक्सेसफुली ऑपरेटेड 2 लॉन्ग हॉल फ्राइट ट्रेन। फ्राइट ट्रेन का मतलब क्या होता है? मतलब माल ढोने वाला गाड़ी जो होता है वो। इसका नाम क्या है? त्रिशूल एंड गरुड़, फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर द साउथ सेंट्रल रेलवे। कहां पर? साउथ सेंट्रल रेलवे जोन जो है, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, आप लोग इसका हेडक्वार्टर कमेंट करके बताइए। साउथ सेंट्रल रेलवे जो है वहां पर 2 ट्रेन चलाया गया है, त्रिशूल एंड द गरुड़। बस आपको इतना सा याद रखना है, ऑप्शन में दिया जाएगा ये त्रिशूल और गरुड़ निम्नलिखित में से क्या है। तो ट्रेन है, बात याद रखना है, फ्राइट ट्रेन है, आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो त्रिशूल है ये कहां से? ये कोडापल्ली स्टेशन ऑफ द विजयवाड़ा डिवीजन से खुर्दा डिवीजन ईस्ट कोस्ट में जाएगा। तो ये आप याद रखना चाहते हैं कर रखिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए। ये जो त्रिशूल और गरुड़ है ये क्या चीज है? ट्रेन है। साउथ सेंट्रल रेलवे में इसको शुरू किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 एंड द अमृत 2.0। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया क्या चीज? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। कब? 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुआ है क्या चीज? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। और अटल मिशन फॉर द रेजुवेनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कहां पर किया गया इसको लॉन्च? तो दिल्ली में किया गया है, न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में, ठीक है। किस चीज के लिए? एम क्या है इसका? टू मेक द सिटीज गार्बेज फ्री एंड वाटर सिक्योर बनाना है। तो ये इसका अहरबाल फेस्टिवल याद रखिए। फर्स्ट बार अहरबाल फेस्टिवल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया है। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। सीधा पूछेगा कि अहरबाल फेस्टिवल कहां का है? तो जम्मू एंड कश्मीर का है, याद रखिएगा। यहां पर एक अहरबाल वाटरफॉल भी है, तो ये पूछा जा सकता है कि अहरबाल वाटरफॉल कहां पर है? तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा बात को। टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रेगुलेशन, ये टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो कहां पर शुरू किया गया है? ये पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव द फैसिलिटी ऑफ द टिश्यू कल्चर बेस्ड सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो पंजाब हुआ है, ये पहला स्टेट बन गया है जहां पर टिश्यू कल्चर बेस्ड जो है पोटैटो का सीड अब आएगा। तो इसका किस तरीके का आएगा? तो टिश्यू कल्चर बेस्ड आएगा, ठीक है। तो पंजाब कैबिनेट हैज रिसेंटली नवंबर 2021 में अप्रूव्ड द पंजाब टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स 2021, और इसी के तहत पंजाब जो है पहला स्टेट अब बन गया है जहां पर क्या आएगा? टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो का जो है सीड वो अब आएगा, ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के, देखिए यूनेस्को का बहुत सारा लिस्ट होता है। अभी इससे पहले बताए थे एक लिस्ट था, कौन सा? इंटेंजिबल हेरिटेज वाला लिस्ट था, कल्चरल हेरिटेज वाला, जिसमें कि दुर्गा पूजा को, जो कलकत्ता का दुर्गा पूजा है उसको इंक्लूड किया गया था। 14 नंबर का था ये। और यहाँ पर अब जो यूनेस्को का ये एक क्रिएटिव सिटी का लिस्ट होता है, ठीक है। तो क्रिएटिव सिटी के लिस्ट में श्रीनगर को अब इंक्लूड कर लिया गया है। किसको? याद रखिएगा, क्रिएटिव सिटी के लिस्ट में नवंबर 2021 में किसको इंक्लूड किया गया है? तो श्रीनगर को किया गया है, ठीक है। श्रीनगर को किया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इससे पहले भी क्या कुछ था? तो बिल्कुल इससे पहले भी था। कौन कौन सा? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर। श्रीनगर जो है ये 6ठा नंबर का सिटी बन गया है, यानी इससे पहले 5 था, अब टोटल 6 हो गया है। और 6ठा नंबर का कौन है? तो श्रीनगर है, ठीक है। पूरे दुनिया में क्रिएटिव सिटी कितना है? तो 295 है, आप लोग याद रखिएगा। कृषि उड़ान 2.0, देखिए अक्टूबर 2021 को यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इन्होंने क्या रिलीज किया है? तो कृषि उड़ान 2.0 स्कीम रिलीज किया है, ठीक है। क्या चीज? कृषि उड़ान 2.0 स्कीम, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा शुरू किया गया है अक्टूबर 2021 में। इसका की पॉइंट जान लीजिए। इट वाज फॉर्मुलेटेड विद द सपोर्ट ऑफ AAICLDS, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
हाँ, ये जो AAICLAS है ये 100% सब्सिडरी किसका है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है और इन्वेस्ट इंडिया का है। ये याद रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। बाकी आप यहाँ देखिए, कृषि उड़ान 2.0 विल बी इंप्लीमेंटेड एट द 53 एयरपोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कृषि उड़ान 2.0 स्कीम जो है इसको कितने एयरपोर्ट पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो 53 एयरपोर्ट्स पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और पायलट बेसिस पर इसको शुरू किया गया है टोटल 6 महीने के लिए। कब? 6 महीने के लिए शुरू किया गया है। 7 फोकस रूट है इस पर, ठीक, इसमें, ठीक है। तो आपको याद रखना है वो वाला जो कि बिहार में है और ज्यादा से ज्यादा ये सिक्किम वाला याद रख लीजिए। तो ये 2 याद रखना है। एक है दरभंगा से रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि दरभंगा से जो पूरा भारत है वहां पर क्या भेजा जाएगा, लीची भेजा जाएगा। क्या चीज? लीची। अब देखिए इसका नाम क्या है, कृषि उड़ान 2.0। तो कृषि उड़ान का मतलब क्या है, कृषि से संबंधित जो प्रोडक्ट्स होंगे ना वो एक पर्टिकुलर रीजन जहां पर वो ज्यादा होता है वहां से पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको, ठीक है। तो जो दरभंगा है, दरभंगा से लीची को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पूरे भारत में, रेस्ट ऑफ इंडिया में। और सिक्किम से पूरे भारत में क्या चीज, ऑरेंज का जो प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। उसी प्रकार से अमृतसर से दुबई भेजाएगा क्या चीज, बेबी कॉर्न भेजा जाएगा। चेन्नई से वाइजाग भेजा, वाइजाग, चेन्नई वाइजाग और कोलकाता ईस्ट फार से भेजा जाएगा कहां पर, ये सी फूड भेजा जाएगा। अगर तल्ला से दिल्ली और दुबई भेजा जाएगा क्या चीज, पाइन एप्पल। डिब्रूगढ़ से दिल्ली और दुबई भेजा जाएगा क्या चीज, मैंडारिन और ऑरेंजेस। और गुवाहाटी से कहां पर, गुवाहाटी से हांगकांग भेजा जाएगा क्या चीज, पल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो यही स्कीम है, ये कृषि उड़ान 2.0 स्कीम यही है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन कब किया है, तो 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये एयरपोर्ट कहां पर है, कुशीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब बन गया है, ये कुशीनगर में है, कहां पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 260 करोड़ रुपया का इसमें लागत आया है और किसके द्वारा इसको बनाया गया है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। रोपवे सर्विसेज इन द वाराणसी। देखिए रोपवे क्या होता है, आप लोग अगर जो बिहार में रहते हैं या आप लोग गए होंगे कहां पर, झारखंड। इधर एक न्यूज में आया था कि झारखंड में वो जो रोपवे होता है वो देखते हैं उस पर एक घर टाइप का रहता है, वो इसे करके जाते रहता है, उस पर आदमी बैठता है फालतू का जाकर और गिरता है, मरता है। वो सब चीज पर नहीं बैठना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये मंदार में भी है, बांका में, ठीक है, मंदार में भी है। तो यही चीज होता है। ये क्या है, रोपवे है, ठीक है। तो इस रोपवे का इस्तेमाल जो है अब सिटी की, ठीक है, किसमें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में करने का कोशिश किया जा रहा है। किसमें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। जैसे कैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अभी रोडवेज का यूज करते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं रोड पर, उसी प्रकार से रोपवे का अब उपयोग किया जाएगा पब्लिक के ट्रांसपोर्टेशन में। तो भारत का ऐसा कौन सा सिटी है जो कि पहला सिटी बन गया है जो कि क्या करेगा कि रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज करेगा, तो वो कौन बन गया है, तो वाराणसी। वाराणसी विल बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोपवे सर्विसेज इन द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में रोपवे को यूज करने वाला पहला सिटी कौन सा बन गया है, तो वाराणसी बन गया है, ठीक है। वाराणसी पूरे भारत, पूरे दुनिया का तीसरा सिटी है जहां पर कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में रोपवे यूज किया जा रहा है, ठीक है। पहला कौन है, तो बोलीविया, और दूसरा कौन है, मैक्सिको सिटी। तो पहला बोलीविया है जहां पर रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया गया, और दूसरा मैक्सिको सिटी है जहां पर रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया गया, और तीसरा भारत में वाराणसी बन गया है, याद रखिएगा। ये टोटल 4.2 किलोमीटर का है, ठीक है, और 15 मिनट में लगभग आपको पहुंचा देगा अपने डेस्टिनेशन पर। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको फाउंडेशन, इसका शिलान्यास किया गया, कहां पर, अलीगढ़ में, याद रखिएगा, कहां पर, अलीगढ़ में। बस इतना सा है। राजा महेंद्र प्रताप कौन थे तो सब उतना जानने का कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह वाज द फर्स्ट टू फॉर्म एन इंडियन गवर्नमेंट इन द एग्जाइल। मतलब एग्जाइल का मतलब क्या है, ये भारत से बाहर थे, ठीक है, भारत से बाहर थे, फिर भी इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को फॉर्म किया था, कहां पर, तो अफगानिस्तान पर किया था 1915 ईस्वी में। एक फैक्ट यहां पर याद रखिएगा, हो सकता है कि इस पर क्वेश्चन बना लिया जाए, ठीक है। संसद टीवी लॉन्च हुआ है। देखिए 2 चैनल हुआ करता था टीवी पर, एक होता था लोकसभा टीवी और दूसरा होता था राज्यसभा टीवी।
ठीक है। तो इस दोनों टीवी को यानी कि दोनों चैनल को, लोकसभा टीवी चैनल और राज्यसभा टीवी चैनल को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके एक बना दिया गया जिसका नाम रखा गया संसद टीवी। और कब किया गया? 15 दिसंबर 2021 को किया गया। ठीक है। किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया संसद टीवी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो लॉन्च डेट कब था संसद टीवी का? ये कोइंसाइड किया, सब जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सीईओ कौन है संसद टीवी का? तो रवि कपूर है। कौन है? पूछा जाएगा कि संसद टीवी का सीईओ कौन है, तो वो रवि कपूर है। और ये सरकारी चैनल टाइप का हुआ करता था, लोकसभा और राज्यसभा टीवी, इसको मर्ज करके संसद टीवी बना दिया गया, संसद टीवी बना दिया गया। थोड़ा जो बोलते हैं इतना देर ना तो जवान लड़खड़ाने लगता है। फिट इंडिया फ्रीडम रन देखिए, यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स कौन है? अनुराग ठाकुर। उन्होंने क्या लॉन्च किया है? एक नेशन वाइड प्रोग्राम, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर एक प्रोग्राम है जिसका नाम है फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0। ठीक है। ये कब किया गया? तो 13 अगस्त 2021 को किया गया। कब? 13 अगस्त 2021 को किया गया, टू सेलिब्रेट द आजादी का अमृत महोत्सव। इसमें क्या है? फिट इंडिया मूवमेंट में जन भागीदारी से जन आंदोलन इसका एम है। होगा क्या? तो नेशन वाइड कैंपेन विल बी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड द वर्चुअल रन इन द कंटिन्यूम फ्रॉम इतना से इतना। मतलब बस किस चीज पर ध्यान देगा? फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें कि क्या होगा, जो मोटापा हो गया है, लेजीनेस है, किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई भी प्रकार का तकलीफ है, डिजीज है, मतलब इन सब चीज से छुटकारा मिल जाएगा। ये फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर, फ्रीडम रन के अंतर्गत ये चीज किया गया। कब शुरू किया गया? ये याद रखना है आपको, 13 अगस्त 2021 को। किसके द्वारा किया गया? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा इसको शुरू किया गया। काकोरी कॉन्स्पिरेसी टू द काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी कॉन्स्पिरेसी पहले होता था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी बोला जाता था, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड अ लैंडमार्क फ्रीडम मूवमेंट इवेंट काकोरी ट्रेन एक्शन व्हाइल पेइंग a 9 August 2021 tribute to the revolutionaries who were hanged for the robbing train। सीधी सी बात यहां पर कही जा रही है कि ये जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुआ था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, ये 9 अगस्त 2021 को ट्रिब्यूट दिया जा रहा था उन रिवॉल्यूशनरीज को जो इसमें संलग्न थे। ठीक है। काकोरी ट्रेन को लूटने में जो संलग्न थे उनको क्या ट्रिब्यूट दिया जा रहा था। इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है। कब हुआ था ये? 1925 ईस्वी में हुआ था। कब? 1925 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आईटीबीपी इंडक्ट्स इट्स फर्स्ट वुमेन ऑफिसर। अपना मतलब आईटीबीपी ने क्या किया है? फर्स्ट वुमेन ऑफिसर को अपने मतलब इंडक्ट किया है। ठीक है। आईटीबीपी में देखिए, इंडिया चाइना एलएसी गार्डिंग द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स 8 अगस्त 2021 कमीशन। देखिए सिंपल सी बात बोला जा रहा है, पर इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। आईटीबीपी क्या करती है? जो इंडिया और तिब्बत का जो बॉर्डर है उसका सुरक्षा करती है। इन्होंने 8 अगस्त 2021 को क्या किया? 2 विमेन को, कौन सा? 2 विमेन ऑफिसर को कॉम्बैट में क्या किया गया? शामिल कर लिया गया। ठीक है। कॉम्बैट में इसको शामिल कर लिया गया। कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा करने में इसको शामिल कर लिया गया अब। ठीक है। तो 2 कौन थी वो? तो मिस्टर धामी एंड द मिस्टर देसवाल। ये पुट द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कमांडेंट। क्या हो गए? ये असिस्टेंट कमांडेंट बन चुकी है ये। ठीक है। एक सेकंड रुकिए। देखिए, ये जो मिस्टर धामी और मिस्टर देसवाल हैं, ये असिस्टेंट कमांडेंट के पद से रिटायर हो गए। क्या हो गए? रिटायर हो गए। इनको बनाया नहीं गया। मिस्टर धामी और मिस्टर देसवाल रिटायर हो गए और इसके जगह पर कौन आए? 2 महिला ऑफिसर आई, एक प्रकृति और दूसरा का नाम था दीक्षा। तो प्रकृति और दीक्षा ये असिस्टेंट कमांडेंट बन गई हैं अब किसमें? आईटीबीपी के अंदर। याद रखिएगा। ये देखिए, एनसीआरबी का सुसाइड का डाटा है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। हम पीडीएफ देंगे आपको, ये कुछ भी नहीं है, फालतू का हमको पढ़ना पड़ेगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन वगैरह आने का बहुत ज्यादा कोई चांस नहीं है। ठीक है। बस याद रखिएगा एक बात यहां पर कि 2016 से 2019 में ये 24% हो गया है और कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एडेल गिव ह्यूरन फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सिटी कंट्री। मतलब फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? कौन सबसे ज्यादा दान दिया है। तो एडेल गिव ह्यूरन के द्वारा, एडेल गिव और ह्यूरन इन दोनों के द्वारा क्या किया जाता है? एक लिस्ट निकाला जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसने इस साल यानी 2021 में सबसे ज्यादा डोनेशन दिया। ठीक है, डोनेट किया।
तो 23 जून 2021 को ह्यूरन रिसर्च एंड द एडलगिव फाउंडेशन के द्वारा 2021 का एडलगिव ह्यूरन फिलेंथ्रोपिस्ट का लिस्ट जो है जारी किया गया। ठीक है, इसमें जमशेद जी नुसरविंजी टाटा को, यानी जमशेद जी टाटा को, इसका जो फाउंडर थे, इनको टॉप लिस्ट में कहां पर रखा गया, टॉप में। यानी सीधा एग्जाम में आएगा कि ह्यूरन फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी कौन रहे, तो ये जमशेद जी टाटा रहे, भारत से बिलोंग करते हैं। कहां से, भारत से, जमशेद जी टाटा। सेकंड नंबर पर कौन, तो बिल गेट्स एंड द मेलिंडा गेट्स, बिल गेट्स एंड द मेलिंडा फ्रेंच गेट, इसको जो है फाउंडेशन, इसको दूसरे नंबर पर रखा गया। तो फिलेंथ्रोपिस्ट के लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका आया है, पहले नंबर पर जमशेद जी टाटा का नाम आया है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये ह्यूमन रिसर्च, ये एडलगिव के द्वारा किया जाता है और ह्यूरन रिसर्च के द्वारा इसको जारी किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। कमिटी फॉर द रिव्यूइंग क्राइटेरिया ऑफ द ईडब्ल्यूएस, देखिए ईडब्ल्यूएस कोटा को रिव्यू करने के लिए एक कमिटी बनाया गया था। आपको बस उस कमिटी का नाम याद रखना है कि कौन उसमें थे, चेयरपर्सन कौन थे, तो अजय भूषण पांडे थे। कौन थे, अजय भूषण पांडे इसमें चेयरपर्सन थे। ठीक है, और अदर मेंबर थे वीके मल्होत्रा और संजीव सान्याल, इस जानने की जरूरत नहीं है। तो अजय भूषण पांडे इसके कौन थे, चेयरपर्सन थे। 28 नवंबर 2021 को बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको घोषित, मतलब ये बनाया गया था। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। हो सकता है आपको आवाज जा रहा होगा बाहर का, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अभी बारिश वहां पर शुरू हो गई है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस सेक्शन का जो, ईडब्ल्यूएस सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया जाता है, इसका क्राइटेरिया को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाया गया 28 नवंबर 2021 को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा, जिसके कि चेयरपर्सन कौन थे, अजय भूषण पांडे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। 26 नवंबर को 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द मिल्कमैन। मिल्कमैन कौन है यहाँ पर, तो मिल्कमैन है कौन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसके 100वें बर्थ एनिवर्सरी पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन बर्थडे नवंबर में होता है। ठीक है, नेशनल मिल्क डे इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, नेशनल मिल्क डे के रूप में जाना जाता है। कब, 26 नवंबर को। ठीक है, तो 26 नवंबर 2021 को 100 नंबर का बर्थ एनिवर्सरी हुआ किसका, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। इसको फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है, इसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इसमें एक क्वेश्चन बस पूछा जाएगा कि नेशनल मिल्क डे कब होता है, तो 26 नवंबर को होता है। किसके नाम पर मनाया जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नाम पर मनाया जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बोलते हैं। बस बात खत्म हो गया। कौन सा नंबर का इसका बर्थ एनिवर्सरी था, 100वें नंबर का था, 26 नवंबर कब, 2021 को। स्वदेश क्या है, देखिए यहाँ पर, स्वदेश इज द फर्स्ट लार्ज स्केल मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस डिजाइंड स्पेशली, कुछ नहीं है, ये समझिए बात को कि न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस को कलेक्ट करने के लिए एक स्वदेश नाम का पोर्टल टाइप का बनाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के द्वारा, जो कि गुड़गांव में है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। बस बात खत्म है। भारत गौरव ट्रेन, तो इंडियन रेलवे ऑन द 23 नवंबर 2021, कब, इंडियन रेलवेज के द्वारा 23 नवंबर 2021 को भारत गौरव स्कीम को अनाउंस किया गया। भारत गौरव स्कीम को अनाउंस किया गया। ठीक है, देखिए पोचमपल्ली विलेज जो है, इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज का खिताब दिया गया। पोचमपल्ली विलेज इन द तेलंगाना, ये कहां पर है, तेलंगाना में है। इसको सेलेक्ट किया गया किस चीज के लिए, बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए इसको सेलेक्ट किया गया। किसके द्वारा, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज किसको घोषित किया गया, तो पोचमपल्ली विलेज को किया गया, जो कि कहां पर है, तेलंगाना में है। ठीक है, ये जो पोचमपल्ली विलेज है, इसको क्या बोला जाता है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, आप याद रखिएगा। इस लिस्ट में जो है ना, 2 और विलेज को क्या किया गया था, इसमें नॉमिनेट किया गया था। देखिए, कोई भी अवार्ड देने से पहले कुछ लोगों को नॉमिनेट करते हैं और फिर उनमें से भी अवार्ड दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड देने के लिए कुछ सिटी को सेलेक्ट किया गया, नॉमिनेट किया गया, और उसमें से जो है पोचमपल्ली विलेज को दिया गया बेस्ट सिटी का, ये बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया। तो और भी किसी को किया गया था क्या सेलेक्ट भारत में, हाँ किया गया था। किसको, एक था लदपुरा खास विलेज जो कि मध्य प्रदेश में है, और दूसरा था कोंगथोंग विलेज जो कि मेघालय से है। ठीक है, तो ये 2 विलेज को भी शामिल किया गया था, लेकिन अवार्ड किसको मिला, तो पोचमपल्ली विलेज को मिला। याद रखिएगा, जो कि कहां पर है पोचमपल्ली विलेज, तेलंगाना राज्य में है, याद रखिएगा। एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक, तो ये नेट्रैक्स क्या है, हाई स्पीड ट्रैक है, कहां पर, इंदौर में खोला गया है। विच इज द लॉन्गेस्ट सच ट्रैक इन एशिया, पूरे एशिया में सबसे लंबा ट्रैक है जिसका नाम क्या है, नेट्रैक्स।
तो एग्जाम में आएगा नेट्रेक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज, क्या है रिलेटेड टू व्हाट, तो क्या है ये हाई स्पीड ट्रैक है, कहां पर है ये इंदौर में है, ठीक है। वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल द सॉर्ट्स ऑफ द हाई स्पीड परफॉर्मेंस टेस्ट फॉर द वाइडेस्ट कैटेगरी ऑफ द व्हीकल, जो बहुत बड़ा बड़ा व्हीकल होता है उसका स्पीड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसका स्पीड टेस्ट करने के लिए एक हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाता है, तो ये हाई स्पीड ट्रैक बनाया गया है कहां पर, इंदौर में, जो कि पूरे एशिया का सबसे क्या है लंबा है, ये बात आप लोग यहां पर याद रखिएगा। 11.3 किलोमीटर का है ये, कितना 11.3 किलोमीटर का है। जैन गार्डन और खैजान एकेडमी शुरू किया, ये इनोग्रेट किया गया है, खोला गया है, लॉन्च किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली इनोग्रेटेड द जैन गार्डन, क्वेश्चन आएगा जैन गार्डन कहां में इनोग्रेट किया गया है, तो ये कहां पर हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है, कहां पर, अहमदाबाद में। तो किसने किया है, तो प्राइम मिनिस्टर ने किया है। और खैजान एकेडमी भी किसने किया है, तो प्राइम मिनिस्टर ने ही किया है, कहां पर, अहमदाबाद में किया है, ठीक है। ये क्या था, पार्ट ऑफ द पीएम्स विजन क्रिएटिंग द मिनी जापान इन द गुजरात, गुजरात में क्या बनाना है इनको, मिनी जापान बनाना है, तो वहीं पर जैन गार्डन की शुरुआत हुई है, ठीक है। गोवा फर्स्ट स्टेट टू गो रेबीज फ्री, पूछा जाएगा भारत में कौन सा स्टेट है जो कि बिल्कुल रेबीज फ्री हो गया है, तो कौन हो गया है, गोवा हो गया है रेबीज फ्री, कौन हो गया है, गोवा हो गया है, याद रखिएगा। ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, ठीक है। देखिए कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसको एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल, इसके द्वारा क्या दिया गया है, एक्सीलेंस ऑनर दिया गया है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो यहां पर बस एक बात आपको याद रखना है कि एयरपोर्ट सर्विस का अच्छा क्वालिटी के लिए किसको अवार्ड मिला है, तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है, ठीक है। इन्होंने क्या जीता है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल्स रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। इतना बड़ा नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, बस ये याद रखेगा कि एयरपोर्ट का अच्छा सर्विस क्वालिटी यानी कि क्वालिटी सर्विस के लिए किसको अवार्ड दिया गया है, ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अवार्ड दिया गया है। वैदिक एजुकेशन एंड द संस्कार बोर्ड कहां पर शुरू किया गया है, राजस्थान में। राजस्थान गवर्नमेंट सेट अप द वैदिक एजुकेशन एंड द संस्कार बोर्ड टू रिवाइव द नॉलेज ऑफ द संस्कृत स्क्रिप्चर एंड द वेदास, मतलब सीधा कि वैदिक स्कूल कहां पर खोला गया है, वैदिक बोर्ड कहां पर खोला गया है, तो और संस्कार बोर्ड कहां पर, तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, किसके द्वारा, राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इंडिया फर्स्ट 100% वैक्सीनेटेड विलेज कौन सा बन गया है, तो एक वेयान विलेज है, कौन सा वेयान विलेज है, कहां पर है ये, तो बांदीपोरा जम्मू एंड कश्मीर में है, कहां पर, बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में वेयान विलेज है। ये भारत का पहला ऐसा विलेज बन गया है जहां पर कि 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, तो याद रखेगा ये बात। और कौन सा पहला सिटी है, भुवनेश्वर है, याद रखेगा पहला सिटी कौन सा, भुवनेश्वर। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम क्लस्टर, ये मैरीटाइम, इंडिया का पहला मैरीटाइम क्लस्टर कहां बनाया जा रहा है, तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड विल सेट अप कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर एट द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, यानी गिफ्ट सिटी कौन किसको बोला जाता है, अहमदाबाद को, ठीक है। अहमदाबाद है या गांधीनगर है, आप लोग एक बार जाकर देखिएगा कि गिफ्ट सिटी कौन सा है, गांधीनगर है या अहमदाबाद है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, तो मैरीटाइम इंटरनेशनल मैरीटाइम सेंटर खोला जाएगा, बस याद रखिएगा इतना सा। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स आया है 2020-21 में, हिमाचल प्रदेश हैज क्लाइम्ड द 3rd स्पॉट इन द एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021-22। जो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स आया है 2020-21 में, इसमें हिमाचल प्रदेश जो है ये तीसरे स्थान पर आया है, किसमें, तीसरे स्थान पर आया है। इसमें मध्य प्रदेश जो है पहले पोजीशन पर आया है और ओडिशा जो है दूसरे पोजीशन पर आया है, याद रखिएगा। ये कोविड वेरिएंट का बस यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, आप लिस्ट देख लीजिए कि जो डेल्टा वर्जन है कोविड वाला, ठीक है, कोविड का जो डेल्टा वर्जन जो भारत का वर्जन है, इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है, तो B.1.617.2 इसका नाम रखा गया है और ये इंडिया का है, अक्टूबर 2020 में आया था, कब, अक्टूबर 2020 में। ओमिक्रॉन रिसेंट है, इसको याद रखिएगा, B.1.1529, ये मल्टीपल कंट्रीज में आया है नवंबर 2021 में, तो ये दोनों आपको याद रखना है। हो सके तो एक बार सब देख लीजिएगा, लेकिन मेनली डेल्टा और ओमिक्रॉन आपको याद रखना है। यूएई द्वारा गोल्डन वीजा दिया गया है, गोल्डन वीजा दिया गया है यूएई के द्वारा, किसको दिया गया है, तो संजय दत्त को दिया गया है, और भी बहुत सारा है, इधर मिला है उसको, ठीक है। गार्डियन मिनिस्टर ये कहां पर शुरू किया गया है, तो असम सीएम के द्वारा, हमें हिमंता विश्वास के द्वारा क्या शुरू किया गया है, इन्होंने गार्डियन मिनिस्टर को अपॉइंट किया है टू ओवरसी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वहां पर शुरू किया गया है गार्डियन मिनिस्ट्री शुरू किया गया, यानी गार्डियन मिनिस्टर शुरू किया गया, किसके द्वारा, गार्डियन, ये असम के द्वारा किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट, ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो टेंटेटिव लिस्ट होता है, इसमें 6
6 प्लेस को शामिल किया गया। कितना? अराउंड 6 कल्चरल हेरिटेज साइट्स को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द साइट्स कितना हो गया है भारत में अब? तो 48 हो गया है। तो याद रखिएगा ये कितना हो गया है? 48 हो गया है, जब ये 6 को इसमें इंक्लूड किया गया। कौन कौन सा है? गंगा घाट वाराणसी में है, ठीक है। टेम्पल ऑफ द कांचीपुरम कहां पर? तमिलनाडु में है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर, उसके बाद हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट है ये, ठीक है। उसके बाद भेड़ा घाट, ये कहां पर? नर्मदा वैली मध्य प्रदेश में। तो ये 6 जगहों को क्या किया गया है? यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट से टेंटेटिव लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। फर्स्ट स्टेट इन एग्जीक्यूटिंग द आयुष्मान भारत, कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जो कि आयुष्मान भारत को एग्जीक्यूट किया? तो कर्नाटका हैज बीन रैंक्ड, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द एस्टैब्लिशिंग द हेल्थ एंड द वेलनेस सेंटर अंडर द आयुष्मान भारत प्रोग्राम, यानी आयुष्मान भारत प्रोग्राम को सबसे इंप्लीमेंट करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो कर्नाटका बन गया है, ठीक है। कौन सा बन गया है? कर्नाटका, याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द वेस्ट बंगाल, देखिए वेस्ट बंगाल का जो वहां पर कैबिनेट है उन्होंने क्या बोला है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में है, इसको भी याद रखेगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्राइबल स्कूल्स, यानी ट्राइबल स्कूल्स का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पर ट्राइबल स्कूल्स को सीधा डिजिटाइज किया जाए, इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किसके किसके बीच? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड द माइक्रोसॉफ्ट के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसके तहत क्या किया जाएगा? जो ट्राइबल स्कूल्स है उस ट्राइबल स्कूल्स को डिजिटाइज किया जाएगा उसका, ठीक है। क्या किया जाएगा? डिजिटाइज किया जाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन सा है? आश्रम स्कूल से और दूसरा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल जो स्कूल है ये आते हैं, ठीक है। इनको किया जाएगा। किसके साथ हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ और ट्राइबल मिनिस्ट्रीज के साथ, इसके साथ किया है। अंडर सी केबल नेटवर्क, देखिए यहाँ का जो भारत, ये जियो जो है, रिलायंस जियो, ये क्या करेगा? अंडर सी जो है केबल नेटवर्क बिछाएगा, ठीक है, 5G के लिए, ये याद रखिएगा आप लोग। ये कहां पर जाएगा? कनेक्ट इंडिया विद द एशिया पैसिफिक मार्केट, यानी कि सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से जोड़ेगा, और उसके बाद इसको कहां? इटली और अफ्रीका से भी इसको जोड़ेगा, तो ये याद रखिएगा। 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब, पंजाब का 23वां नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है, जिसका नाम क्या है? मलेरकोटला। क्या नाम है इसका? मलेरकोटला 23 नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है 14 मई 2021 को, इसको भी याद रखना है। गो एयर रिवेंट्स इटसेल्फ एज द गो फर्स्ट, यानी गो एयर पहले हुआ करता था, ये अपने आप को रीब्रांड कर लिया अपने आप को, और क्या बोला? गो फर्स्ट। क्या बोला अपने आप को? गो फर्स्ट, जिसका मोटो क्या है? यू कम फर्स्ट। कोई जरूरी नहीं है ये उतना याद रखने का। हर घर जल यूटी, यानी ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी बन गया है जहां पर 100% पाइप्ड वाटर कनेक्शन दिया गया, यानी कि पाइप के द्वारा अब वाटर आएगा, पाइप वाटर कनेक्शन, समझ रहे हैं ना? पाइप से वाटर आना, पानी आना, तो पाइप वाटर 100% पाइप वाटर कनेक्शन किस यूटी में हो गया है अब? तो पुदुचेरी में हो गया है। कहां पर? पुदुचेरी में हो गया है, और ये अंडर द जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100% पाइप्ड वाटर अब वहां पर आता है। इससे पहले कहां पर? गोवा, तेलंगाना और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है ये हैव प्रोवाइडेड द सप्लाई टू द एवरी रूरल जल जीवन मिशन के अंतर्गत, ठीक है। तो पुदुचेरी ये 4था नंबर का स्टेट बना है। पहला कौन बना? गोवा, दूसरा कौन? तेलंगाना, तीसरा कौन? अंडमान एंड निकोबार, और चौथा कौन बन गया है? तो पुदुचेरी हो गया है। तो याद रखिएगा ये यूनियन टेरिटरी है। तो चलिए आज टोटल इसमें 17 पेज हैं, आज हम आपको 10 पेज तक कराए हैं, हम कल बाकी 7 पेज कराएंगे। अभी देखिए बहुत पसीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो आप लोग वीडियो देखिए। यदि आपको मेरा मेहनत पसंद आए, वीडियो पसंद है, कंटेंट पसंद है, आपको लगे कि नहीं एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं, आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट से हम क्या करेंगे? और बेहतरीन से बेहतरीन चीज लाएंगे, क्योंकि आप हमको सपोर्ट करिएगा तो मेरे अंदर वो जज्बा निकल कर आएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं वीडियो को, मिलते हैं कल।